हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास क्या होता है या किसे कहते हैं, क्योंकि समास से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन किसमें होता है कि वो तत्पुरुष समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा। सबसे अधिक तो कन्फ्यूजन बहुव्रीहि को लेकर होता है। अगर आपको अर्थ नहीं पता है अगर उस समास का, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को हम किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो लगभग इस चैप्टर से हम 281 क्वेश्चनों को करेंगे। ध्यान रखिएगा कि 281 तो क्वेश्चन हम डायरेक्टली लेंगे, बाकी 308 क्वेश्चन और तरह से हम लेंगे। जो जैसे परिभाषा पढ़े उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, परिभाषा फिर क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर हम दोनों मिला दिया जाए, दोनों तरह से क्वेश्चनों को अगर हम मिला के बात करें, तो लगभग 600 क्वेश्चन तो हम इस चैप्टर में करेंगे। डायरेक्टली की बात करें, इनडायरेक्टली हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ की अगर आप बात करें, दूसरी चीज़ ये होगी कि हमें जो भी समास होंगे, जैसे कहा जाता है कि 6 प्रकार के होते हैं, तो हमें छबों की परिभाषा याद होनी चाहिए कि कब कौन सा समास होगा। जैसे किसमें पूर्व पद प्रधान होगा, किसमें उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना रहता है। इसके बाद इसके प्रकार हो गए, परिभाषा हो गए। फिर कुछ और जो हमारे जो समास होते हैं, जैसे एक होता है आपका अलुक समास। ये कौन सा समास होता है, इसकी क्या पहचान होती है, इसको हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ जैसे कर्मधारा और बहुव्रीहि में क्या अंतर होता है, संधि और समास में क्या अंतर होता है, वहीं कर्मधारा और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता या याद नहीं रहता या कन्फ्यूजन हो जाता है। इन सभी को लेकर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का मतलब ये समझिए कि जैसे आप अलग अलग दो शब्द बोल रहे हैं, तो दो शब्द बोलेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा, लेकिन अगर दोनों शब्दों को आप मिला के बोलेंगे तो समय कम लग जाएगा, फिर समझने वाले को भी आसानी होगी। इसलिए ही समास का इस्तेमाल या समास की शुरुआत की गई थी। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके परिभाषा की बात किया जाए, जो आपका समास है, क्योंकि देखिए समास में हमको थोड़ा सा विस्तार से लेके चलना होगा, इसलिए जैसे आपने संधि पढ़ा था तो उससे थोड़ा सा अलग हटके हमको इसको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा विस्तार से लेके। परिभाषा की बात किया जाए, दिया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन का मतलब होता है कि नया शब्द बनेगा नहीं तब तक आप उसे समास नहीं करेंगे। नया शब्द जो है बनना ही चाहिए। तो दिया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब समास में दो पद होता है। कौन कौन से पद होते हैं? एक होता है पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद। अब पूर्व मतलब होता है पहला और उत्तर मतलब बाद होता है। ये आगे जैसे हम किसी एग्जाम्पल से लेके समझेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद। बस आपको ये ध्यान रखना कि समास का मतलब क्या होता है, संक्षेपीकरण। और जो समास होता है यानी कि जब दो शब्दों को मिला के हम बात बनाएंगे तो जो नया शब्द बनेगा उसे हम समास कहेंगे, लेकिन उसका सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। समास में दो पद होते हैं, एक होता है आपका पूर्व पद होता है और दूसरा होता है आपका उत्तर पद होता है। इसके बाद इस तरह से हो गया। इसके बाद आगे आते हैं कि समास जो है उसको फिर अलग अलग तोड़ देना, उसको समास विग्रह कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखिए, जैसे संधि हमने पढ़ाया था, तो संधि क्या होता है, संधि में जो होता है वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल होता है यानी कि दो वर्णों का मेल से संधि बनता है। लेकिन समास क्या होता है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है और दोनों का सार्थक अर्थ होना चाहिए, चाहे वो संधि पढ़े या आप समास की बात करें। इसके बाद आते हैं जो आपका समास होता है, इसके प्रकार की बात किया जाए या भेद की बात किया जाए तो 6 प्रकार बताए जाते हैं। अलग अलग किताबों में कई प्रकार दिए हुए, लेकिन फिर भी हमको 6 ही पढ़ना है। तो सबसे पहला होता है आपका अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, क्योंकि सबसे टफ अगर बात करें तो वो आपका होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक वाला भी आता है। तीसरे नंबर का है बहुव्रीहि समास, चौथा है आपका द्वंद्व समास, 5वें नंबर का है कर्मधार और 6ठे नंबर का है द्विगु समास। तो सभी को समझना होगा और आराम से समझेंगे। जैसे अगर हम पद की प्रधानता के आधार पर देखें तो यहीं पे एक बार आपको बता देंगे, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो फिर बताएंगे। जैसे जो अविभाव समास है, इसमें जो पूर्व पद होगा वो प्रधान होगा। अभी हम थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे कि पूर्व पद क्या होगा और उत्तर पद क्या होगा। बस एक बार आप सुन लीजिए। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। फिर आपका बहुव्रीहि समास है, इसमें दोनों पद अप्रधान। इसका मतलब होगा कि न इसमें पूर्व पद प्रधान होगा न ही उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास
समास में जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसके बाद आता है कर्मधारय समास की बात किया जाए तो इसमें उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। और द्विगु समास की बात किया जाए तो इसमें उत्तर पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। इसके बाद जैसे द्वंद्व समास की बात किया जाए, जो द्वंद्व समास है इसके प्रकार की बात किया जाए तो इसके 3 प्रकार बताए जाते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है विकल्प द्वंद्व। सभी को हम समझेंगे, लेकिन एक बार जब आप नाम सुने रहेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने समास कहीं पर भी पढ़ा है, चाहे थोड़े से ही पढ़ा है, लेकिन आप समास को थोड़ी बहुत जानते हैं, इसलिए आपको थोड़े से अपने आप को भी समझना होगा कि हाँ अच्छा हम आगे हैंडल कर लेंगे जैसे भी आगे आएगा। चलिए आगे बात किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कि पदों की प्रधानता के आधार पे तो हमने बात कर लिया था। अब एक एक समास को लेके हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रधानता की बात हम जो अभी कर रहे थे वो यहीं पे दिया गया है कि कौन से पद में कौन सी प्रधानता होती है। सबसे पहला जो आपका समास है वो आपका है अव्ययीभाव समास। देखिए अगर आप इसको तोड़िए, देखिए इसमें किस तरह से बना है, अव्ययीभाव किस तरह से लिखा गया है, तो अवयव आ रहा है कि नहीं। अवयव का मतलब होता है कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते या जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे लिखा गया है कहीं पे यथा, अब यथा को तो आप इसी तरह से ही लिख सकते हैं, आप चाहे आगे लगाइए किसी शब्द के पहले या किसी के पीछे लगाइए। यथा इसी तरह से है तो यथा इसी तरह से रहेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ऐसा कोई समास है जिसमें जो भी चीज़ जो आपका पूर्व पद है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं तो वो आपका होगा अव्ययीभाव। परिभाषा देख लीजिए, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, अवयव का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो पहले से था यानी कि जिस तरह से लिखा है आप उसको उसी तरह से लिख सकते हैं, उसे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए प्रतिदिन, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि उत्तर पद क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है, क्योंकि यहाँ आप क्लियर कर लेंगे तो आगे क्वेश्चनों में आपको बार बार नहीं लेना होगा। जैसे यहाँ पे है प्रतिदिन, अगर हम प्रतिदिन को तोड़ ले तो क्या हो जाएगा, जैसे प्रति हो जाएगा और प्लस धन कर लीजिए यानी कि प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, तो जो प्रति है इसको पूर्व पद कहेंगे और दिन को कहेंगे उत्तर पद। तो प्रति क्या होगा, पूर्व पद होगा और दिन जो होगा वो आपका उत्तर पद होगा। तो ये सभी समास में आएगा कि पूर्व पद ये होता है, उत्तर पद ये होता है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पूर्व पद किसे कहेंगे, उत्तर पद किसे कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए समास दिया गया है यानी कि समस्त पद दिया गया है। इसके बाद अवयव है और विग्रह, जैसे प्रतिदिन में हो जाएगा प्रति प्लस दिन होगा, यथाशक्ति में हो जाएगा यथा प्लस शक्ति। अब यथाशक्ति में पूछे कि आपका अवयव कौन सा है यानी कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा तो वो आपका यथा हो जाएगा और प्रतिदिन में आपका होगा प्रति। अब आप प्रति इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको प्रत्यय नहीं लिख सकते, यथो यथा जो लिखा है इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते यथे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए जो होगा जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा वो अवयव होता है। तो जब अवयव आएगा तो उसमें होगा अव्ययीभाव होगा। और आगे एग्जाम्पल दिया गया है, इस सभी एग्जाम्पल को देख रहे हैं क्योंकि यही आगे क्वेश्चन में आएगा, इसलिए थोड़ा सा समय लीजिए लेकिन समझ में आना चाहिए। प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम होगा और भरपेट। अब जैसे भरपेट लिखा है तो आप भरपेट को इस तरह नहीं लिख सकते कि भरे पेट, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। भर है तो भर ही रहेगा, उसको आगे पीछे किसी तरह से लिखिए। तो इसमें अवयव है इसलिए होगा आपका अव्ययीभाव समास होगा। एक बार और रिपीट कर लिए कि अव्ययीभाव समास यानी कि अव्ययीभाव समास किसे कहेंगे, जिस समास में पूर्व पद जो होता है वो अवयव हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नियम दिया, उससे नहीं मतलब, बस हमको इतना याद रखना है कि जो पूर्व पद हो वो अवयव होगा तो वो अव्ययीभाव समास होगा। और अव्ययीभाव में क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। इसके बाद अब आते हैं कि जो अव्ययीभाव है, हमने अव्ययीभाव यानी कि अव्ययीभाव पढ़ लिया। अब अव्ययीभाव से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे समझते चलेंगे फटाफट। देखिए दिया गया है कि अनुरूप, देखिए ध्यान रखिएगा, अब अनुरूप में पूछा गया है कि कौन सा समास है, तो ये होगा आपका अव्ययीभाव समास होगा। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा अनु और प्लस रूप होगा। तो अनु क्या होता है, अनु जैसे लिखा है वो उसी तरह से, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये अवयव है तो इसलिए हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, फटाफट हम यहाँ पे देखते जाएंगे। प्रतिदिन अभी ऊपर पढ़े थे तो वो होगा अव्ययीभाव समास होगा। यथाशक्ति में हो जाएगा अव्ययीभाव समास होगा। आजन्म शब्द में समास क्या होगा, अव्ययीभाव होगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा होता है, तो वो ऑप्शन जिस तरह से दिया रहेगा आप उसी तरह से कर लीजिएगा। तो इसमें दिया गया है यथाशक्ति, जो आप पढ़े हैं वही बार बार आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे आप समास पढ़िए, चाहे संधि पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जो चीज़ आपको ऊपर समझाया गया वही चीज़ें रिपीट होकर बार बार आती रहेंगी। यथा विधि, अब देखिए
ऊपर था यथाशक्ति था, तो उसमें कौन सा था अविभाव। यथा विधि, भाई यथा तो नहीं बदल रहा ना, क्योंकि यथा जो है वो अव्यव है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। बाकी आप पीछे क्या लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यथा विधि में हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। प्रत्यंग में हो जाएगा अविभाव। अब प्रत्यंग किस तरह से लिखा जाता है, अगर आप लिखेंगे तो प्रति प्लस अंग को अगर आप जोड़ेंगे तो इस तरह से प्रत्यंग बन जाएगा। तो प्रति तो लिखा ही है, जैसे प्रत्येक लिखा जाता है उसी तरह से इसमें भी लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, इसमें लिखा है निधड़क। अब निधड़क में क्या हो जाएगा, इसमें भी अविभाव समास हो जाएगा। रातों रात अविभाव समास हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन दिया गया है चक्रपाणी दर्शनार्थ, इसमें हो जाएगा अविभाव समास होगा। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो संक्षेप होता है। पदों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं, तो विग्रह कहते हैं। जैसे हमने संधि पढ़ा था तो संधि विच्छेद कहते हैं। क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया है कि अनुरूप में कौन सा समास होगा, तो अविभाव समास होगा। हिंदी में अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो वही कई बार पूछा गया, वही बार बार पूछा गया है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया करता है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, इसमें दिया गया है तो वो होगा अविभाव का समास होगा। आमरण में हो जाएगा अविभाव का समास का उदाहरण हो जाएगा। यथा विधि में कौन सा समास होगा, तो अविभाव समास होगा। अविभाव समास का उदाहरण यहाँ पे देखिए कई तरह से विकल्प में दिया गया था। एक दिया गया है यथार्थ हो जाएगा, दूसरा है प्रतिमास हो जाएगा, तीसरा होगा प्रतिदिन। अगर आप तीनों को तोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यथार्थ को आप तोड़ेंगे यथा प्लस अर्थ हो जाएगा। आप यहाँ पे संधि का भी नियम आप लगा सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यथार्थ को तोड़ेंगे यथा प्लस अर्थ हो जाएगा। प्रतिमास का आप तोड़ेंगे प्रति और प्लस मास हो जाएगा। तो देखिएगा कि सब में अव्यव आ रहा। प्रतिदिन को तोड़ेंगे तो प्रति प्लस दिन हो जाएगा, तो सब में आ रहा, तो जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा वो आपका होगा अविभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। अनुरूप में समास कौन सा पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा अविभाव समास होगा। यथाशक्ति में हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का दिया गया है कि अविभाव समास का उदाहरण है, तो रातों रात, क्योंकि ऊपर भी आया था। इसके बाद दिया गया कि आजन्म शब्द में समास है, अविभाव का समास का उदाहरण। देखिए सभी एग्जामों में, इतने एग्जामों में ये सब पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यथाशक्ति में समास है, अविभाव समास है। प्रतिदिन में समास है आपका अविभाव। जहाँ पे समझाने वाला होगा वहाँ पे हम समझा देंगे, जो बार बार रिपीट होगा उसको हम आगे करते करते आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत अधिक क्वेश्चन कराने हैं और अगर क्वेश्चन में बहुत समय देंगे तो फिर समझा नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना होगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। बस आपको समझना है, अगर आप समझ लेंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, यानी जो प्रॉब्लम है वो दिक्कत नहीं रहेगा। इसका मतलब होगा कि आजीवन में समास, यानी कि आजीवन में समास पूछा गया है, तो आजीवन को इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आ प्लस जीवन। अब आ को तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, आ का वो तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि भाव तो अलग हो जाएगा, इसका शब्द अलग हो जाएगा सीधे सीधे, तो आ इसी तरह से लिखा जाता है। तो इसलिए जो ये आ जो है ये अवयव है, ऐसे में ये हो जाएगा आपका अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। यथासंभव में समास होगा अविभाव का। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। भाई सीधे सीधे देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता है। किसी भी तरह से परिभाषा से बन सकता है, कोई शब्द दे सकता है, किसी शब्द के माध्यम से कोई वाक्य बना सकता है, किसी भी तरह से, बस आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है अगर वो प्रधान होगा तो वो कौन सा समास होगा, तो वो आपका होगा अविभाव समास। ऐसे क्वेश्चनों को आप विकल्प देखकर भी करें, क्योंकि अगर आप समास की बात करें तो 6 समास होते हैं, तो उसमें से कोई भी हो सकता है। प्रतिमान में समास कौन सा होगा, तो वही चीज़ है प्रति प्लस मान, यानी कि जो वाक्य दिया गया है उसको आप पहले तोड़ लीजिए। जैसे यानी कि जो शब्द दिया गया है उसको तोड़ लीजिए, जब शब्द तोड़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसमें समास कौन सा है कौन सा नहीं। ये हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। रातों रात शब्द में समास क्या होगा, अविभाव हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ये अभी ऊपर आया था जो ये बड़ा वाला शब्द है चक्रपाणी दर्शनार्थ, इसमें हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, अविभाव समास हो जाएगा। इसके बाद दिया गया कि भरपेट, ठीक है, तो ये भी ऊपर भी आया था, तो ये अविभाव का समास का उदाहरण हो जाएगा। अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है, इसमें दिया गया है वो होगा आपका आमरण, अभी हमने बताया था। इसके बाद दिया गया है कि निर्विवाद में समास कौन सा होगा, वो होगा आपका अविभाव समास होगा। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, कोई पुस्तक आई और इतनी अच्छी थी कि हाथों हाथ यानी कि वो रुकने ही नहीं पाई, तो हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा, वो आपका होगा अविभाव समास होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो 6 हमारे समास हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, उसमें से जो आपका होगा वो आपका अविभाव समास को हमने पूरी तरह से समझ लिया। जो बचा है, जो आप यह नहीं समझ में, अभी तो हमें क्वेश्चन
पूरी तरह से करवाना ही करवाना, लगभग 600 क्वेश्चन करवाने, तो उसमें भी हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। सेकंड नंबर का जो आपका समास है वो आपका होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दिया गया कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है। अब अभी मान लीजिए अगर आप विशेषण नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि विशेषण आपने पढ़ा है, होने के कारण से गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण से प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। सीधे सीधे अगर हम ये समझ लें, सीधे सीधे अच्छा से ऐसे समझिए, जैसे हम बता दें कि मान लीजिए कि अच्छा लड़का, अगर हम लिख के आपको समझाएं तो किस तरह से होगा। अब यहाँ पे लड़का क्या होगा और अच्छा क्या होगा, तो लड़का क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, इसको विशेष कहा जाता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, और जो शब्द यानी कह सकते हैं जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा जो हो जाएगा वो आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से समझिएगा कि अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, तो जब हम विशेषण वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले यही समझाएंगे कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो एक बार और समझ लीजिए कि जैसे अच्छा लड़का लिखा है, तो इसमें जो लड़का होगा वो विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़का कैसा है, अच्छा, तो अच्छा जो शब्द होगा वो विशेषण हो जाएगा और लड़का जो होगा वो विशेष होगा। तो कहीं पे सर्वनाम हो सकता है, कहीं पे संज्ञा हो सकता है, कहीं पे और भी कुछ भी हो सकता है, तो वो शब्द के ऊपर आएगा, यानी वाक्य के ऊपर आएगा कि क्या वहाँ पे यूज किया गया। बस आपको यही समझना हो कि तत्पुरुष समास क्या होगा, कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो होने के कारण से गौड़ हो, गौड़ का मतलब होता है कोई उसका कोई विशेष अर्थ ना रह जाए, उत्तर और तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण से प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या मतलब होगा कि जिसका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, यानी कहने का मतलब होता है कि जो अर्थ निकले, जो दबाव हो उत्तर पद पे होगा, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास थोड़ा सा कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का भी लोप माना जाता है। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि कारक चिन्ह वाला भी क्या होता है। जैसे कारक चिन्ह के रूप में कई शब्द होते हैं, कई शब्द होते हैं, कारक चिन्हों के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष होगा, आपका आ जाएगा करण तत्पुरुष हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, इसके बाद अपादान हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण। तो एक कारक अलग चैप्टर है, जब कारक से करवाएंगे तो वहाँ पे इसको पहले हम समझाएंगे कि कारक में क्या होगा। जैसे काके की, नाने नी, रारे री, तो ये कब होगा, को कब होगा, से क्या होगा, अलग होने का भाव किस तरह से होगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे भी अलग से समझ लेते हैं जिससे आगे हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे दिया कि कर्म, कर्म तत्पुरुष का यह पहचान होगा कि उसमें जो होता कारक चिन्ह को लगा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। करण में हो जाएगा से या द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया जाए। इसके बाद संप्रदान में हो जाएगा के लिए हो जाएगा। अपादान मतलब अलग होने का भाव हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद संबंध में का के की, ना ने नी, इस तरह से यूज किया जाएगा जो आएंगे। इसके बाद अधिकरण में यानी किसी स्थान की बात हो जाएगा, जैसे में होगा या पे, ऊपर, पे या पर, इस तरह से जो वाक्य हैं यानी कि जो शब्द है वो यूज किए रहेंगे। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि वहाँ पे तत्पुरुष समास का यूज किया होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी आपको मान लीजिए नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे दिया गया है कर्म के माध्यम से, कर्म तत्पुरुष से समझते हैं तो बातें और क्लियर होगी। जैसे दिया गिरह कट, गिरह को काटने वाला। अब यहाँ पे को जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा, तो ये होगा आपको कर्म को प्रदर्शित कर रहा, क्योंकि कर्म कारक है तो कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे समास पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा कर्म कारक समास, इस तरह से आप कह सकते हैं, या कर्म तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, सीधे सीधे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दिया गया स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त करने वाले को स्वर्गवास कहेंगे। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाले को। जेब कतरा, जेब को कतरने वाले। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर आप करण से समझें कि करण वाला में क्या होगा, तो करण में हमने बताया था कि से होता है, यानी कि से के इस तरह से होगा। मन चाह, मन से चाहने वाले को मन चाह। बिहारी यानी बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित होगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पे जो से आ रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, करण को दिखा रहा है, यानी करण कारक का है, इसमें यूज किया गया है। लेकिन हम यहाँ पे समास पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि विकल्प में करण तत्पुरुष दिया है कि तत्पुरुष दिया है, क्या दिया है, वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से संप्रदान हो जाएगा। अपादान, अभी हमने बताया था कि अपादान में अलग होने का भाव होता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाल दिया गया तो क्या हो गया, अलग हो गया ना, कि भाई अपने देश से निकाल कर दूसरे देश में चला गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, पहले से वो ऋणी था लेकिन अब पैसा उसने वापस कर दिया तो हो गया ऋण से मुक्त हो गया। इसके बाद संबंध की बात किया जाए तो गंगा जल, गंगा का जल है तो यानी कि गंगा और जल में एक तरह से संबंध है, गंगा का है जल। दीनानाथ, दीनों के जो नाथ है उसको दीनानाथ कहते हैं।
इसके बाद यहाँ पे एक नियम जो है बहुत ही विशेष है, इसको ध्यान रखिएगा कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और विकल्प में जब ये आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। जैसे इसको कहते हैं नए समास, जैसे इसको कहते हैं नए समास। अब ये क्या होता है, जिस शब्द में न के अर्थ में ए अथवा अन का प्रयोग हो, एक बार और पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में तो दो बार पढ़िए। जिस शब्द में न के अर्थ में ए अथवा अन, कहने का मतलब होगा कि अगर कोई आपको शब्द दिया गया है वहां पे अगर ए का अर्थ नहीं के रूप में आ रहा या अन का अर्थ, यानी कहने का मतलब होता है कि अगर न के रूप में यानी नहीं के रूप में, चाहे ए का अर्थ न निकले या अन का अर्थ न निकले यानी कि नहीं के रूप में आता है तो वहां पे नए समास होगा। अब इसको समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे दिया गया है ए सभ्य, अब इसको लिख लीजिए ए सभ्य। सभ्य मतलब होता है कि जो सभ्य हो, सभ्य मतलब होता है कि जो अच्छे से व्यवहार करे, अच्छे से मतलब सारी चीजें करता हो। लेकिन यहाँ पे ए का मतलब अगर हम न ले तो क्या मतलब हो, ए मतलब न हो जाएगा। अब न का मतलब होता है कि जो नहीं हो, और जो सभ्य यानी कह रहे हैं हम सभ्य हैं और फिर आगे न लग गया यानी कि जो सभ्य नहीं हो उसे हम कहेंगे असभ्य कहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे बातें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे दिया गया है कि अभाव, एक दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है अभाव। देखिए ध्यान रखिएगा, एक होता है कि भाव, भाव मतलब होता है कि हमारे पास ये चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन ए मतलब यहाँ पे हो रहा है न, यानी कि जिसके पास अभाव ना हो उसे अभाव कहते हैं। किसी चीज़ की कमी ना हो, जैसे पैसा कौड़ी कोई भी चीज़, आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये चीज़ का इसका नियम को आप ध्यान रखिएगा कि नए समास क्या होगा, जिस शब्द में न के अर्थ में ए अथवा अन का प्रयोग हो उसे नए समास कहते हैं। चाहे वो असभ्य हो, चाहे वो अनंत हो, चाहे असंभव हो, अलौकिक हो, अनादि हो, ऐसे और भी अभी जो शब्द आगे आएंगे प्रश्नों में वहाँ से भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है एक आपका और आता है अलुक तत्पुरुष समास। ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे आते रहेंगे और आपको समझना होगा। अलुक में बात किया जाए जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कौन से थे हमारे, को था, आपने अभी पढ़ा है, फिर उसके बाद नानेनी, रारेरी, इसके बाद इस तरह से में था, पर था, के लिए था, से था, इस तरह से जो भी से अभी आगे और भी बात कर लेंगे। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान हो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। अब इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पे जो को लिखा गया है यानी कि को लिखा गया है यही आपका कारक है। तो कह रहा है कि जिस समास शब्द में पहले शब्द यानी कि मृत्यु दिया है उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ जा रहा है, इसलिए हो जाएगा आपका अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे धनंजय दिया है, धन, धन को जय करने वाला, तो धन के बाद को आ रहा है यानी कि कारक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे आपका होगा अलुक हो जाएगा। मनसी, मन में जन्म लेने वाले को यानी कि किसको कहा जाता है, तो कामदेव को कहा जाता है। ऊट पटांग, ऊट पर टांग यानी कि बेतुका, कहते हैं ना कि तुम ऊट पटांग बातें क्यों कर रहे हो, फर्जी बातें क्यों कर रहे हो, चलो हटो यहाँ दूर हटो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बृहस्पति यानी कि बृहत है जो पति उसके लिए गुरु। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो नए वाला था और अलुक वाला था ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी क्वेश्चन में आएगा तो हम फिर दोबारा रूल जो है उसको दोबारा रिपीट कर देंगे जिससे फिर आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। उपपद तत्पुरुष ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है, जैसे कार है, चर है, व्यय है आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर जैसे जलज। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे इस तरह हम समझा दें, जलज, जल मतलब जल ही होता, और यहाँ पे जो जय लास्ट में दिया गया इसका मतलब होता है जन्म लेने वाला। सीधे सीधे इसका पूरे का अर्थ निकाला जाए जलज का कि जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं, बात ये समझिए। लेकिन अगर आप सीधे जय लिखिए तो इसका क्या मतलब, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यही जय जल में लास्ट में आके जुड़ जा रहा है तो इसका अर्थ भाव यानी कि सीधे सीधे अर्थ बदल जा रहा है, यानी कि जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। इसी तरह से अगर हो जाएगा इस तरह से, और हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा। जैसे दिया गया है कि दिनकर, अब यहाँ पे दिनकर का मतलब होता है क्या हो जाएगा, दिन मतलब दिन हो गया, ठीक है, और कर मतलब करने वाला, दिन को करने वाला को दिनकर कहते हैं। अब कौन है दिन को करने वाला, तो भैया हमारे जो है सूर्य भगवान जी हैं, इनको कहते हैं कि दिनकर। होता ना कि जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, तो इसलिए चाहे वो दिनकर हो, चाहे जलज हो, चाहे जलद द, यहाँ पे भी इसको भी समझ लीजिए। देखिए जलद, अब द मतलब होता है बादल होता है, जल मतलब होता है जल, ठीक है, सीधे सीधे समझिए। कहने का मतलब होता है कि जलद बादल के लिए आता है कि यानी कोई बादल
बादल है उसमें पानी भरा हुआ है तो वो लेके जा रहा है, तो उसके लिए हम जलद का शब्द का यूज करते हैं। इसके बाद तटस्थ होता है नवचर, नव यानी कि रात्रि में चलने वाले को नवचर कहते हैं। खग, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आ गया ख और ग। देखिए ख मीन्स होता है आकाश होता है, सीधे सीधे समझिए, और ग मतलब होता है गमन करने वाला। आकाश में गमन करने वाले को ख कहते हैं। लेकिन आपको सीधे ऐसे कहीं पे ख दिया रहे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कहीं पे ग दिया गया कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ख और ग आप जोड़ देंगे यानी मिला के एक वाक्य बना, एक शब्द बना देंगे, जब ख और ग को मिला के एक शब्द बना देंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। यानी कि ख और ग मिलाएंगे तो हो जाएगा खग, और जिसका अर्थ हो जाएगा आकाश में गमन करने वाले को। तो ये चीजें आपको समझना होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार समझ लेंगे फिर दोबारा इस वीडियो को देखें या ना देखें, जब आप किताब को पढ़ेंगे, जब समास को पढ़ेंगे खोलेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, आपको फटाफट अच्छा हाँ इस तरह से ये चीज़ कहा गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो तत्पुरुष समास हमने पढ़ा इतना ज़्यादा। तो इसमें एग्जाम्पल की बात किया दिया गया है, जैसे स्वर्णकार, तो स्वर्ण का काम करने वाले जो सोने का काम करता है उसको स्वर्णकार कहते हैं। दिनकर, दिन को करने वाले को क्या कहेंगे, तो ये आपका बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, तो दिन को करने वाला हो जाएगा आपका दिनकर। चर्मकार, चर्म मतलब होता है कि चमड़ा होता है, तो चर्म का काम करने वाले को, चमड़ा जो होता है ना कि चप्पल उप्पल सीते हैं उसके काम करने वाले को। इसके बाद दिया नभचर, नभचर में क्या हो जाएगा, इसमें दिया गया है कि नभ में यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला। कृतज्ञ हो जाएगा कृत यानी उपकार को नष्ट करने वाला। फिर इसके बाद आते हैं लुप्त, ये भी ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका समास हो जाएगा, इसको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वहाँ पे हमें नियम याद तो रहता नहीं है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये होगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्या है, किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए तो वहाँ पे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार होगा, इसको समझिएगा। जैसे तुला दान दिया है तो इसका होगा तुला से बराबर करके दान दिया जाने वाला, तो ये जो ब्लैक में दिया गया है ये पूरा गायब हो जा रहा है, तो बस सीधा बच रहा है तुला से दान, ठीक है सीधे। जैसे मालगाड़ी दिया है, माल ढोने वाली गाड़ी, तो हम क्या कहते हैं मालगाड़ी जा रही है, तो मालगाड़ी का मतलब होता है कि माल ढोने वाली। अब उसमें क्या भरा है ये तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कहने का मतलब होता है कि माल ढोने वाली जो गाड़ी होती है उसको मालगाड़ी कहते हैं। वन मानुष, वन में रहने वाले मानुष, तो ये पूरा जो होता है ये पूरा गायब हो जाता है। तो ऐसा अगर कहीं पे दिखेगा कोई ऐसे समास वाला रहेगा तो आप वहाँ पे उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली जो कुंभी होती है उसको जलकुंभी कहेंगे। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली की मक्खी जो होती है उसको मधुमक्खी। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत जो जहाज होते हैं। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस होती है। जलयान, जल पर चलने वाला यान। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों को देख लिया जाए, जिससे क्वेश्चन करते रहेंगे तो फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा और कन्फ्यूजन आपके दूर होते रहेंगे। जैसे यहाँ दिया है रसोई घर का समास विग्रह करिए। अब रसोई घर में क्या हो जाएगा, देखिए समास कहेगा और समास विग्रह कहेगा, दो ही तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या किसी वाक्य में देके यूज किया रहेगा। तो रसोई घर का होगा रसोई के लिए घर हो जाएगा। इसके बाद दिया है किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस शब्द में दिया गया है ये ध्यान रखिएगा। जैसे दिया गया है विश्वविख्यात, अब विश्वविख्यात में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आश्चर्यचकित में हो जाएगा अपादान, ठीक है। इसके बाद हिमपात में हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। आगे जब आएगा तो इसको तोड़ तोड़ के हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़िए क्योंकि और बहुत क्वेश्चन हमको कराना है। तो इसके बाद दिया गया तत्पुरुष समास में हो जाएगा पराधीन, पर से अधीन। अब देखिए ध्यान रखिएगा, पर से अधीन हो जाएगा, ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ध्यान मग्न में समास पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ध्यान मग्न में समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है, उसके बाद विकल्प किस तरह से दिया गया है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर विकल्प में सिर्फ तत्पुरुष दिया गया है तो वहाँ पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कर्म कारण लगा रहे हैं या कारण लगा रहे हैं या अधिकरण लगा रहे हैं। अगर उसमें दिया गया है विकल्प में भी अधिकरण यानी कि कारक वाला भी दिया है तो आपको थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा। घुड़सवार का सही समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना चाहिए। दही बड़ा में समास होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। मुंह तोड़ में समास हो जाएगा, ये आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्णकुटी, पर्ण मतलब होता है पत्ता और कुटी मतलब जो कुटी बनी हुई है, तो पत्ते से जो बनी हुई कुटी होती है उसको पर्णकुटी कहा जाता है। तो ये इसमें हो जाएगा, अगर समास की बात किया जाएगा तो ये होगा आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। गौशाला यानी कि गायों को रहने वाला जो स्थान होता है उसको गौशाला कहते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए, कठपुतली, कठ मतलब होता है कि लकड़ी होता है, लकड़ी से बनी हुई जो पुतली होती है उसे कठपुतली कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऋण मुक्त, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, जो पहले ऋणी था लेकिन अब उसने पैसा चुका दिया तो इसलिए हो गया ऋण मुक्त, यानी कि ऋण और मुक्त अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
दिया गया है सिंहद्वार, सद में समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। सदगति समास में क्या होगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि नियम आपको पता चल गया। मेन है आपको नियम, अगर आपको नियम समझ में आ जाए तो चाहे आप क्वेश्चन 1 करिए चाहे 1000 करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मन माना, इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष समास होगा। मद माता, इसमें करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभी हम तत्पुरुष का ही पढ़ रहे हैं, जब सभी मिक्सअप में आएगा तब वहाँ पे हम थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इसका ये होगा तो हो क्यों रहा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे समझेंगे। क्योंकि अभी तो हमने रूल पढ़ा है तो आपको सब चीज़ याद ही है, लेकिन हम शब्द को देख रहे हैं क्योंकि आगे यही शब्द फिर दोबारा आपको रिपीट करके आएंगे। इसके बाद दिया गया है शोकाकुल में समास कौन सा होगा, तो ये होगा आपका करण तत्पुरुष। अकाल से पीड़ित, सीधे सीधे देखिए, अकाल पीड़ित में होगा आपका करण तत्पुरुष। करण में क्या होता है, से आता है कि नहीं आता है, द्वारा भी आता है, तो यहाँ से हो जाएगा अकाल पीड़ित में आपका होगा करण तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास से संबंधित है, इसमें प्राय उत्तर पद जो होते हैं ये प्रधान होते हैं, तो ये नियम भी आपको याद करना रहता है। इसके बाद दिया गया है आप बीती समास में हो जाएगा, ये होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद मालगाड़ी, अभी मालगाड़ी वाला हमने बताया था। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह करना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें विग्रह पूछा गया तो माल के लिए गाड़ी हो जाएगा। लक्ष्य भ्रष्ट, यानी कि आपका लक्ष्य से भ्रष्ट होगा, लेकिन आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई आपका टारगेट था तो आप भ्रष्ट हो गए, यानी कि लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, आगे पीछे हो गए, यानी कि आप जो पथ था उससे दूर चले गए। तो कहने का मतलब होता है कि अलग तो हो गए, जो आप जाना था पूर्व साइड में लेकिन आप पश्चिम चले गए, तो जब अलग होंगे तो वहाँ पे अपादान आए। रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या होगा, रथ को चलाने वाले को रथ चालक कहा जाता है। सेना नायक, इसमें समास क्या होगा, तो ये तत्पुरुष समास होगा। राजकुमार में समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति, देशभक्ति में समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में आशातीत, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है तो वो होगा आपका आशातीत। जनतंत्र शब्द में समास होगा, तो ये होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। देखिए यही हमने आपको पहले बताया था कि जो तत्पुरुष समास होगा इसी में थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसके प्रकार इतने ज़्यादा होते हैं। फिर कारक चिन्ह आपको समझ में आना चाहिए, तो कारक चिन्ह जब आप पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो आपको दूर हो जाएगा। रसोई घर अभी ऊपर आया था तो रसोई घर में समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्रहीन का मतलब ये होगा कि नेत्र ही नहीं है उसके पास, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो आप फटाफट उसको निकाल लेंगे। इसके बाद आगे आ रहा है पथभ्रष्ट, ये होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का है जो पुत्र, वो होगा आपका तत्पुरुष समास, तो इसमें संविधान में समास अगर पूछा जाएगा तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न है तो ये होगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पे दिया गया है, 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं, तीनों को याद कर लीजिएगा। जैसे दिया गया है पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाले को, यानी कि क्या होगा, किस समास का होगा, यानी कहने वाला किस समास का विग्रह होगा, तो इसमें आलुक आलुक होगा। अब आलुक में हमने क्या बताया था कि जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान हो उसको हम कहेंगे, कहने का मतलब होगा उसको हम कहते हैं आपका आलुक तत्पुरुष समास होगा। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं तो वो आपका होगा आलुक तत्पुरुष हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति में समास की बात किया जाए तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास होगा, ये सब चीज़ें ऊपर आई हुई हैं, अभी जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा और हम डिटेल यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ये होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि ये गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा। तो यहाँ सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि गंगा जो तट दिया गया है इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र अभी ऊपर दिया गया था तो राजपुत्र में समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। वाचस्पति किस समास का समस्त है, इसमें आलुक हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें होगा आपका शास्त्र प्रवीण होगा। पीताम्बर में बात किया जाएगा तो आपका आ जाएगा, अगर यहाँ पे अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से अर्थ दिया गया उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीताम्बर में होगा बहुव्रीहि होगा। वहीं शास्त्र प्रवीण में अगर देखेंगे तो आपका तत्पुरुष समास होगा। इसके लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो वो आपका होगा आत्मनिर्भर होगा। इसमें एक और दिया है, इसके बाद नया रूल आ जाएगा। दिया गया है कि वनवासी शब्द में समास होगा तो वो होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो 2 आपने पढ़ लिए कौन कौन से, अविभाज्य समास पढ़ लिए, तत्पुरुष समास पढ़ लिए। तीसरे नंबर का हमारा जो है कर्मधारय समास होता है, इसमें भी बहुत ही पूछा जाता है, इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन इसमें आपको समझना होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समासिक शब्द का
उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। तो वही इसमें भी आ गया कि विशेष हो यानी विशेष हो और विशेषण वाली स्थिति अगर इसमें आता है या उपमान और उपमेय के संबंध वाला होता है तो वो कर्मधारय समास होता है। परिभाषा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझिए। सबसे मेन तो एग्जाम्पल होता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, जैसे दिया गया कि नीलकंठ। अब नीलकंठ में क्या होगा, अभी आप ये दिमाग ना लगाइए कि नीलकंठ में तो बहुव्रीहि होता है, फिर आप यहाँ पे कर्मधारय यानी कि किस तरह से बता रहे हैं। तो अभी आप ये समझिए कि किस तरह से आपको किसी तरह से आपको समझना है। जब समझ जाएंगे तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा बहुव्रीहि नहीं है तो बहुव्रीहि है, तो बहुव्रीहि है क्यों बहुव्रीहि है, फिर अगर बहुव्रीहि नहीं है तो कर्मधारय क्यों हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो नीलकंठ को अगर आप तोड़ेंगे तो नील हो जाएगा प्लस कंठ हो जाएगा। तो कंठ क्या, यानी कंठ मतलब यहाँ गले की बात हो रही है, तो कंठ यहाँ पे विशेष हो जाएगा। और कंठ किस तरह से, यानी कि जो गला है वो किस तरह से, तो नीला यानी कि उसकी विशेषता बता जा रही है, तो यहाँ पे नील जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। तो इसको मिला के करेंगे तो नीला कंठ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया गया एग्जाम्पल नील कमल, तो इसको तोड़ेंगे तो नील प्लस कमल। अब कमल यहाँ पे एक विशेष है क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है, और कमल किस तरह से है तो नीला यानी कि नील है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। बस आपको यही समझना है, चाहे उसे आप उपमान कह लीजिए या उपमेय कह लीजिए, इसी तरह से चाहे आप विशेष कह लीजिए या विशेषण कह लीजिए। इसके बाद और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, महादेव महा प्लस देव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे रूल दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, यानी कि जो आपका कर्मधारय दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है मृगनयन में समास कौन सा होगा, तो इसमें होगा आपका कर्मधारय होगा। पीताम्बर में आपका कौन सा समास होगा, वो आपका होगा कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा। देखिए हमने पहले ही बताया था कि पीताम्बर में क्या होगा, कौन सा समास होगा, वो आपका बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा। देखिए अगर विकल्प में बहुव्रीहि दिया है तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया है तब आपको कर्मधारय लगाना है। लेकिन अगर दोनों दिया है, कर्मधारय भी दिया है बहुव्रीहि दिया है, तो आपको वहाँ पे बहुव्रीहि को प्राथमिकता देना है। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर दिया गया है तो वहाँ पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखिएगा, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पे ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चरण कमल समास में, चरण कमल में कौन सा समास होगा, तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। फिर दिया है काली मिर्च। अब इसको समझिए थोड़ा सा विस्तार से, यहाँ समझ लीजिएगा। जैसे काली मिर्च दिया गया, अब काली मिर्च को कैसे समझेंगे, जैसे काली हो जाएगा और मिर्च हो जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि काली क्या है और मिर्च क्या है। जैसे मिर्च क्या होगा, यहाँ पे विशेष से हो जाएगा, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको विशेष कहते हैं। और मिर्च किस तरह की है, काली है कि नीली है कि पीली है, तीता है, जो भी चीज़ कह सकते हैं, तो काली यहाँ पे हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जिसमें विशेष और विशेषण आ जाएगा तो वो आपका होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद यह कर्मधारय समास का उदाहरण है पीताम्बर हो जाएगा। गुरुदेव शब्द में समास हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। घनश्याम शब्द में समास होगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा। बहुव्रीहि भी दिया है, देखिए ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये कन्फ्यूजन वाला हो इसीलिए समास जो है तो सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा कि जैसे घनश्याम किसके लिए अर्थ में आया है, यानी किसके लिए यूज किया जाता है, तो कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि होगा। ध्यान रखिएगा, वही हमने आपको बताया था कि अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में दिया तो बहुव्रीहि होगा, और अगर बहुव्रीहि नहीं दिया तो फिर आप समास लगा सकते, कोई भी लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया गया तो किसको प्राथमिकता देंगे, तो वहाँ पे बहुव्रीहि होगा, चाहे आप किसी भी समास की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया परमानंद में समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा आपका, चाहे नील गाय की बात किया जाए, यानी कि गाय जो है वो नीली है, गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो गाय यहाँ पे विशेष से हो जाएगा, और नील जो हो जाएगा यानी कि गाय जो नीली है वो आपका विशेषण हो जाएगा। प्रिय सखा कृताकृत हो जाएगा। इसके बाद यह सद्भावना समास में समास होगा, कर्मधारय हो जाएगा। महापुरुष, देखिए महान है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता बता जाए कि उसकी महानता है, ठीक है, तो वह कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र, पत्र जो है श्वेत है यानी कि सफेद है, सीधे सीधे। सज्जन शब्द में समास होगा, कर्मधारय समास होगा। चंद्रवदन, जहाँ पे समझाने लायक होगा वहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फटाफट हमें क्वेश्चन बहुत कराना है। तो सज्जन का हो जाएगा कर्मधारय समास होगा। चंद्रवदन समास में हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। महाजन शब्द में समास होगा, कर्मधारय समास होगा। और चराचरण में या जगत के रूप में दिया है तो वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी और तेजी से हम बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कर्मधारय समास होगा आपका नील गगन होगा, यानी कि गगन जो है वो नीला है, तो गगन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय हो जाएगा। देशांतर में समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, अमृत रूपी वचन, तो इस तरह से भी दिया रहेगा कि समास भी पूछ सकता है, उसका विग्रह भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको हमेशा तैयार रखना।
कृतकृत का समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। नीलांबर में शब्द में समास होगा, कर्मधारय होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है प्रिय सखा, अभी हमने बताया था कि यानी कि जो सखा है वो प्रिय है। परमेश्वर में समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। धर्म बुद्धि में समास होगा, कर्मधारय होगा। आपको ध्यान से देखते जाना है। एक में कर्मधारय समास है तो भुजखंड यानी कि भुज दंड दिया या ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। कर्मधारय समास का उदाहरण है अंधकूप, कूप यानी कि जो कुआं है वो अंधा है, इस तरह समझिए। परमानंद शब्द में समास है, कर्मधारय हो जाएगा। नील गाय में समास होगा, कर्मधारय हो जाएगा। नील कमल में समास होगा, कर्मधारय होगा। चंद्रमुख में कौन सा समास होगा तो कर्मधारय हो जाएगा। सद्भावना में किस समास का भेद है तो ये आपका कर्मधारय समास होगा। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट नंबर का या कह सकते हैं कि फोर्थ नंबर का जो हमारा समास है वो आपका है द्विगु समास। अब द्विगु का मतलब होता है कि द्वि मतलब होता है कि दो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो द्विगु में होता है जिस समासिक शब्द में पूर्व पद संख्यावाचक मतलब जिसमें संख्या का भाव हो, यानी कि 10 20 इस तरह से जब आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। समूह यानी ग्रुप की बात होगी। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है पंचवटी। अब पंच को अगर आप तोड़ेंगे तो पंच मतलब 5 का भाव आ रहा है कि नहीं, पंचवटी इस तरह से के पंचवटी का अर्थ होता है 5 वट यानी कि वृक्षों वाला स्थान होगा तो उसे पंचवटी कहेंगे। ये किस में आपका जाएगा तो द्विगु समास में जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। शताब्दी को अगर आप तोड़ेंगे सत प्लस अब्दी तो सत मतलब होता है 100 हो जाएगा और अब्दी मतलब होता है यानी कि वर्षों, 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे शताब्दी कहते हैं। तिराहा हो जाएगा यानी 3 राहों का जो समूह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे संख्या आ रहा है कि नहीं, जैसे पंचवटी में 5 आया, शताब्दी में 100 आया, तिराहा में 3 आया, चौमासा में 4 आया, नवग्रह में 9 आया, दोपहर में 2 आया। तो जब इस तरह से अगर यानी कि संख्यावाचक अगर कोई भी चीज़ आपको मिल रहा है जहाँ पे ऐसा भाव आ रहा है तो वहाँ पे आप द्विगु समास लगा सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे बहुव्रीहि है या नहीं। अगर बहुव्रीहि नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक द्विगु में चला जाएगा। आगे क्वेश्चन, इसके कुछ क्वेश्चन से देखते हैं तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे दिया है सत सही किस समास का उदाहरण है तो सत मतलब 7 हो गया, सही हो जाएगा तो इसका द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा का सामूहिक विग्रह कर दिया जाए तो 4 राहों का समूह, जैसे आपके चौराहे पे देखेंगे तो 4 राह इस तरह से अगर आके मिल रही है तो उसको हम चौराहा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि चौराहे का सामसिक विग्रह क्या होगा तो 4 राहों का जो समूह होगा उसे चौराहा कहेंगे। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। पंचामृत में समास कौन सा होगा तो द्विगु समास होगा। चौराहा में समास होगा, द्विगु समास होगा। पंचवटी शब्द में समास होगा तो द्विगु समास होगा। देखिए ये ध्यान रखना होगा कि अगर उसमें बहुव्रीहि दिया तो बहुव्रीहि लगा देना, अगर बहुव्रीहि नहीं दिया तब आप आएंगे द्विगु समास या अन्य समास की बात करेंगे। ये चीज़ आपको प्राथमिकता के आधार पर आपको देखना होगा। द्विगु समास है आपका शताब्दी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो आपका होगा द्विगु समास। तो यही परिभाषा, इसको एक बार और पढ़ लीजिए। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो यानी कि संख्या का भाव हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो आपका होगा द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा में समास हो जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो शब्द कहलाते हैं द्विगु समास। तो किसी भी तरह से परिभाषा घुमा फिरा के भी पूछ लेगा, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज में कौन सा होगा तो द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर में समास क्या होगा द्विगु समास होगा। अष्टाध्यायी शब्द में समास होगा द्विगु समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह हो जाएगा। त्रिवेणी शब्द में समास होगा द्विगु समास होगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तो वो द्विगु का होता है। द्विगु समास का उदाहरण होगा आपका त्रिभुवन। तो हमने 4 समास पढ़ लिए, 5वां आपका है द्वंद्व समास। अब ये ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व जो समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। किस तरह से होगा, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और आएगा, अथवा आएगा या आएगा या ये वो लगेगा। जैसे 3 तरह के हमने बताया था कि जो द्वंद्व समास होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व होता है और तीसरा होता है विकल्प द्वंद्व। अब कैसे कैसे होता है इसको समझ लीजिएगा आगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भाई बहन, तो अब इस तरह से लिखिए, देखिए भाई लिखा गया और बहन लिखा गया और इसमें जो ये योजक चिन्ह यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह लगा है तो भाई का भी अलग अर्थ है, बहन का भी। अगर आप भाई कहीं पे अलग लिखेंगे तब भी उसका वही भाई वाला ही अर्थ रहेगा, बहन को भी लिख देंगे तब भी बहन का अर्थ वही रहेगा। दोनों को मिला के रखेंगे लिखेंगे तब भी उसमें, यानी कहने का मतलब होता किसी का जो अर्थ है चाहे उसको अलग अलग लिखिए चाहे एक साथ लिखिए उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा कहने का मतलब होता है कि दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर रहेगी। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई समास रहेगा तो उसको हम द्वंद्व समास कहेंगे। कहने का मतलब होता है कि चाहे उसको अलग लिखिए चाहे आप मिला के लिखिए उसके जो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो कमी होगी ना ही वृद्धि होगी। अब यहाँ भाई और बहन बराबर है, इसमें न तो भाई बड़ा हो गया न बहन को हम अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, किसी को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, दोनों को बराबर वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा।
और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे गंगा यमुना दिया गया है, पाप पुण्य दिया गया है, आचार विचार दिया गया है, माँ बाप दिया गया है, दाल भात की बात की गई है। तो यहाँ पे इधर विग्रह भी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ जाएगा आपका इतरेतर द्वंद्व कैसे होगा, कौन सा समझना होगा। जैसे द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं अगर देखा जाए तो एक होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व होता है, तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। अब किस शब्द से यानी कि कौन सा ऐसा अक्षर आएगा जिसे आप पहचान पाएंगे। जैसे इतरेतर द्वंद्व में क्या आ सकता है, और आ सकता है या तथा के रूप में आएगा। समाहार में होगा पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होगा। वैकल्पिक में या यूज किया होगा या अथवा। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे सबसे पहले दिया गया है इतरेतर द्वंद्व, जैसे अन्न जल। अब अन्न जल को किस तरह लिख सकते हैं, अन्न और जल। तो यहाँ पे जो और लिखा है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, इतरेतर द्वंद्व को प्रदर्शित कर रहा है। तो यही चीज़ समझना होगा। तो और आगे भी देख लीजिए, जैसे कंद मूल फल, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो कंद मूल, कंद और मूल और फल इस तरह दिया है। देश विदेश, देश और विदेश, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, 25। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, 25 को किस तरह से अगर आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो 5 और 20 से मिलकर 25 बनता है। इसको आप उसमें मत कर लीजिए, आपका द्विगुण संधि है उसमें मत कर दिएगा। द्विगुण संधि यहाँ पे 25 वाले में नहीं होगा क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है। इसके बाद समाहार द्वंद्व की बात किया जाए तो समाहार में हो जाएगा भला बुरा, भला बुरा आदि। कहते ना कि तुमको उसने भला बुरा कहा, तो भला बुरा मतलब खाली भला और बुरा नहीं कहा, न तो भला कहा ना बुरा कहा, उसने और पता नहीं क्या क्या कहा, इसलिए इसको कहते हैं कि भला बुरा। भला भी कहा होगा, बुरा भी कहा होगा और भी कुछ कहा होगा। हाथ पाँव, हाथ पाँव कहते हैं ना कि हाथ पाँव मारा करो, तो हाथ पाँव मारने का मतलब किसी को मारना नहीं है। हाथ पाँव मतलब करने का मतलब होता है कि ट्राई करते रहो, आज नहीं तो कभी ना कभी सफलता मिल जाएगी। तो हाथ पाँव आदि। कुर्ता टोपी आदि, ऊंच नीच आदि, नून तेल नमक तेल आदि, कामकाज आदि, लीपा पोती लीपना पोतना आदि। अगर ऐसा रहेगा तो आपका समाहार हो जाएगा। विकल्प की बात किया जाए, विकल्प मतलब होता है कि कोई एक ही होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है थोड़ा बहुत, या तो थोड़ा ही होगा या तो बहुत होगा। होता ना कि कहते हैं कि यार हमें तो भूख भी लगी है और भूख भी नहीं लगी, तो या तो भाई तुम खाना ही खा लो या तो ना खाओ, सीधे सीधे बात खत्म। तो यहाँ पे लिया घटबढ़, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो एक ही कोई होगा, दोनों नहीं होगा। उल्टा सीध सुल्टा, अब या तो उल्टा होगा या तो सुल्टा होगा। यस या पेस, या तो यप होगा या तो यस होगा या तो यपेस होगा। 100-200 कहते हैं यार 100-200 रुपये दे दो, या तो तुम भैया 100 रुपये ले लो या तो 200 ले लो। सीधे से हम 100 भी दें और 200 भी दें, तब तो वो तो 300 हो जाएगा। सीधे सीधे समझ सकते हैं। तो 1000, 500, 500 से 1000 तक का। इसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे द्वंद्व समास में पद प्रधान होता है कौन सा, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों को जब समान रूप से वैल्यू दिया जाता है, किसी का भाव किसी की वैल्यू कम नहीं होती है, तो वहाँ पे जो समास होगा वो आपका द्वंद्व समास होगा। जिस समास में सभी पदों के बीच में और शब्द का लोप रहता है वह समास होगा, वो आपका होता है इतरेतर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है देश विदेश, जैसे दिया गया है। द्वंद्व समास है नर नारी, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। ये सब ऐसे हैं जिसको आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अविभाव समास आ गया तो आप पहचान लेंगे, बहुव्रीहि आएगा तब भी आप पहचान लेंगे, द्वंद्व आएगा तब भी आप पहचान लेंगे, द्विगु आएगा तब भी पहचान लेंगे। मेन दिक्कत होता है आपको कर्मधारय समास में और तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आप पहचान भी लेते हैं, लेकिन ये समझ में आता है कि उसमें कारक वाला पूछने लगता है कि इसमें से आप बताइए अलुक है कि नए है या और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कारक वाला है या कर्म कारक है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे कन्फ्यूजन क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 6 में से 4 आपको जो समास है वो क्लियर है तो फिर आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बताइए, जैसे पाप और पुण्य। अब पाप लिख लीजिए आप और पुण्य लिख लीजिए, इसको अलग तो आप इस तरह से करेंगे नहीं तो उसका भाव नहीं बदलेगा। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में शब्द पद सब पद यानी कि सभी पद अथवा उनका समाहार मतलब मिला के लिखा जाए प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का शब्द है जैसे आज कल, आज और कल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कतर वियोत में समास होगा, द्वंद्व समास होगा। युग्मों में समास की दृष्टि से सभी शुद्ध देखिए, जैसे दिया गया चाल चलन तो इसमें द्वंद्व हो जाएगा। भरपेट में अविभाव समास होगा, रसोई घर में तत्पुरुष समास होगा, दाल रोटी में हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, उत्तर दक्षिण में समास हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारा आगा बहुव्रीहि आ जाएगा। जैसे दिया जय पराजय में समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जय पराजय में वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया तो द्वंद्व समास हो जाएगा। धनुर्बाण में किस तरह का समास होगा, द्वंद्व समास होगा। हानि लाभ में समास होगा, द्वंद्व समास। अब या तो हानि होगा या तो लाभ हो जाएगा, अब इसमें कौन सा होगा, तो इसमें विकल्प वाला हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुव्रीहि समास। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा कि नहीं बहुव्रीहि का नहीं आया, लेकिन फिर भी जब आप क्वेश्चन कॉल करेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो बहुव्रीहि का ही आ गया।
जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, अभी तो आप प्रधान पढ़ रहे थे, चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे पूर्व पद प्रधान था या उत्तर पद, लेकिन अब ऐसा आएगा बहुव्रीहि में इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ लगेगा कि आपको इसका अर्थ ये होगा, लेकिन वो कोई तीसरा अर्थ आ जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए नीलकंठ, अब यहाँ पे दिया गया है कि नीला है कंठ जिसका, अब इसके तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो नीला है कंठ जिसका, तो इसके किसके लिए यूज किया जाता है, एक विशेष अर्थ निकलता है। विशेष अर्थ कौन सा निकलता है, यानी कि शिव जी के लिए निकलता है, कि जो शिव जी का जो कंठ था, यानी कि जो गला था, ये नीचे एक वाला हिस्सा जो होता है उसको कंठ कहते हैं, तो वो नीला था। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर जी हैं। चक्रपाणी, चक्र मतलब होता है कि जो चक्र होता है, और पाणी मतलब हाथ, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, उसको विष्णु जी कहते हैं। सुलोचना, सुंदर है, लोचन जिसकी नारी, ठीक है, लोचन मतलब आंख होता है, ऐसी स्त्री जिसकी आंखें सुंदर हो उसको सुलोचना कहते हैं, बात सीधे सीधे होता है। तो ये किसी स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है कि कोई स्त्री है जो बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है, तो उसके लिए हम बहुव्रीहि, अब बहुव्रीहि नहीं देगा तो उसके आधार पर हम लगाएंगे, चाहे वो तत्पुरुष होगा, चाहे वो कर्मधारक होगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसको हमने पढ़ लिया। इसके बाद आगे आते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा हम बहुव्रीहि को समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि से बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है अंतर वाला हम समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर क्या होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष से होता है, परंतु द्विगु में पहला पद क्या होता है, वो संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष से होता है। तो वही चीज़ कहा गया कि किसी में विशेष होगा, किसी में विशेषण होगा, किसी में संख्यावाचक होगा। तो द्विगु में क्या होगा, उसमें संख्यावाचक होगा, और क्रमधारय में जो होगा, इसमें जो होता है समस्त पद के देखा जाए तो उसमें एक विशेष होता है और दूसरा आपका विशेषण होता है। इतनी ही कहा गया, इसमें ज़्यादा कुछ घुमाया नहीं गया, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। कुछ और अंतर रह गया है, उसको भी देख लिया जाए इसी के साथ। जैसे दिया गया है कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। उसके बाद हम संधि और समास का अंतर तो पहले ही देख लेते हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। दिया गया है कि कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। जैसे शब्दार्थ दिया गया है नीलकंठ, नीला है कंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद दोनों पदों में विशेषण विशेष का मान नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद किसी अन्य संज्ञा दी, यानी कहने वाला तीसरे के अर्थ में बोध कराता है, उसको शब्दार्थ गौड़ होता है। इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीधे सीधे आप ये समझिए कि जैसे नीलकंठ दिया गया है तो नीला है कंठ जिसका, अगर तीसरा कोई अर्थ देगा तो आपका बहुव्रीहि होगा, अगर तीसरा अर्थ नहीं देगा तो वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। बात इतनी थी इसमें कहने का। संधि और समास में क्या अंतर होता है, तो संधि क्या होता है, संधि जो होता है दो वर्डों का मेल होता है, दो वर्डों को मिलाएंगे, अगर उससे कोई सार्थक इस तरह से अगर वर्ड मिलके बनेगा तो उसको हम संधि कहेंगे। और समास क्या होता है, समास जो होता है दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन सार्थक शब्द बनना चाहिए, कोई नवीन शब्द बनेगा तभी आप उसे समास कहेंगे। सीधे सीधे कहने का मतलब होता है कि किसी भी शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि हर शब्द में संधि भी नहीं होगा और हर शब्द में समास भी नहीं होगा। सीधे सीधे बात खत्म करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कुछ क्वेश्चन के बाद समझते हैं कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसको बहुव्रीहि कहते हैं। यानी बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई विशेष अर्थ यानी कि तीसरा अर्थ देता है जो हमें दिखाई नहीं देता उस क्वेश्चन में, यानी कि कहने का मतलब उस समास में नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कैसे आएगा दिमाग, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि कहते हैं। सीधे सीधे दिया गया, ऊपर दिया गया था कि जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो उसे बहुव्रीहि कहेंगे, और यहाँ पे दिया कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बहुव्रीहि समास क्या होगा, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, अब लंबा है पेट तो पेट किसका बहुत मतलब लंबा होता है, तो वो है आपके भाई गणेश जी। अब गणेश जी के लिए अर्थ आ रहा है तो इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंकज में समास का अनुसार बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा दशानन, जिसके 10 हैं आनन, आनन मतलब होता है कि जो सर की बात हो रही है, तो 10 जिसके सर है भाई किसका, तो रावण के होंगे, तो रावण के लिए आ गया तो इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 12 सिंह शब्द में समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। चक्रपाणी हो या चंद्रभाल हो या सुलोचना हो तो सभी में बहुव्रीहि समास होगा। चक्रपाणी में समास कौन सा होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया है कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है वीड़ा पानी आएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो वहां पे होगा बहुव्रीहि समास होगा। मृत्युंजय पद में समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कुसुमाकार, कुसुमाकार में समास होगा आपका, बहुव्रीहि होगा। कूप मंडूक में समास होगा, बहुव्रीहि होगा। निर्दय में समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर में उदाहरण है, अगर आपको देखिए लंबोदर का हमने पहले बताया था, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन, कमल के साथ कमल के समान जिसके नयन है यानी आंख, उसके लिए हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पतझड़ में समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
ये चीज़ दिया गया है। इसके बाद नीचे आइए, धनंजय में समास की बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ विस्तार से दिया गया है धनंजय वाला और कई बार पूछा भी गया है। तो धनंजय में समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कब होगा ये ध्यान रखिएगा, धनंजय का विग्रह करने पर वह जो धन का जय करता हो उसे यानी इस तरह से कहा जाएगा, ठीक है। अर्जुन के रूप में आता है धनंजय का अर्थ। एवं तत्पुरुष समास अगर कहेंगे तो धनंजय का विग्रह करने पर अगर देखा जाए तो कुबेर के लिए लेंगे तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, और अगर अर्जुन के अर्थ में लेंगे तो फिर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। कब किसके अर्थ में पूछा गया ये क्वेश्चन से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा शब्द में समास होगा तो कर्मधारय अगर आप ले रहे हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा महात्मा का विग्रह करने पर महान है आत्मा। तो अगर ऐसा आप अगर इस तरह से विच्छेद करके दिया गया है तो उसमें कर्मधारय होगा। लेकिन अगर बहुव्रीहि आप मान रहे हैं या बहुव्रीहि के रूप में अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसमें क्या अर्थ होगा, महात्मा का विग्रह करने पर महान है आत्मा उसकी। तो फिर ये समझिएगा कि किस तरह से उसका विग्रह किया गया है, विग्रह के अनुसार ही क्वेश्चन का आंसर होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिया गया है, पीताम्बर दिया गया है। जल्दी हम क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। चक्रपाणी में समास होगा बहुव्रीहि समास होगा। सपरिवार शब्द में समास होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वीणा पानी शब्द में समास होगा बहुव्रीहि समास होगा। समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। सप्तऋषि शब्द में समास होगा द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे तो जो गुरु भाई यानी रेखांकित दिया गया है इसमें कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। लड़की चौड़ी पहने हुई है तो रेखांकित में समास होगा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो, गौड़ का मतलब होता है कि जिसका कोई विशेष अर्थ ना रह जाए, ये समझिए जब वो जुड़ेगा तो उसका अर्थ खत्म हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा, सीधे सीधे गौड़ का मतलब यहाँ पे होता है तो उसे होता है तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा तो वो आपका होगा अविभव समास होगा। अब लगभग मिक्स करके आएगा और जल्दी हम क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। जलमग्न शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास होगा। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। पंचवटी शब्द में समास होगा आपका द्विगु समास होगा क्योंकि यहाँ पे पंच मतलब 5 के शब्द यानी कि अंक की बात किया गया है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है शूलपाणी। द्विगु समास का उदाहरण होगा चतुर्भुज हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में समास होगा अविभव क्योंकि प्रति और दिन को अगर तोड़ेंगे तो प्रति जो होगा वो अवयव होता है और अवयव को और हम किसी रूप में नहीं लिख सकते हैं इसलिए आपका होगा अविभव समास हो जाएगा। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं द्विगु समास कहा जाता है। इसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसमें कौन सा समास होगा तो उसमें आपका कर्मधारय समास होगा। 12 सिंगा शब्द में समास होगा बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। परमानंद में समास होगा आपका कर्मधारय समास होगा। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया है कि समास के प्रमुख भेद। अब भेद कौन कौन से हैं तो जो 6 हैं आपके। अविभव समास जिसमें अवयव हो उसमें अविभव लिखा जाएगा और तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो उसमें तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास में क्या होगा, कर्मधारक समास में ये होता है कि विशेष भी होता है और विशेषण होता है। विशेष और विशेषण होता है यानी कि विशेषता वाली बात है। द्विगु समास की बात किया जाएगा तो इसमें संख्यावाची का यूज किया जाएगा। समास की बात किया जाए तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे के अर्थ में यूज किया जाता है, किसी तीसरे का भाव यहाँ पे व्यक्त होता है। समास की बात किया जाए जिसमें दोनों पद एक तरह से प्रधान होते हैं उसको आपको द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे गुरुदेव शब्द में समास होगा कर्मधारय हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास। देखिए इस तरह से क्वेश्चन याद करिए, अगर दिया गया कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास और किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं तो वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। एक के साथ दोनों को आप याद कर सकते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वो आपका होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किस समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची तथा अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। महाजन शब्द में समास होगा कर्मधारय समास होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आजीवन, आजीवन में क्या होगा इसको तोड़ा गया है तो जीवन भर। यथा सामर्थ्य का होगा सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से अब हमें एक एक समझना होगा। तो यहाँ पे लगभग हमारे पास 156 क्वेश्चन इसमें है। फिर हम दूसरे किताब से करवाएंगे जो आपका आदित्य का ही है लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम आपको वहाँ पर करवाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। अगर समास उसके पदों को हमको अलग अलग तोड़ना हो तो उसको हम कहेंगे विग्रह कहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट भी है और देखिए किस तरह से कितने एग्जामों में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि अनुरूप में कौन सा समास है तो इसको तोड़ लीजिए।
देखिए इस तरह से तोड़ा जाएगा। हम पेन को चेंज करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अनुरूप को अगर आप तोड़ेंगे तो किस तरह से होगा, अनु और प्लस रूप हो जाएगा। अब अनु को तो आपको इसके अलावा किसी और रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो जब किसी और में नहीं लिख पाएंगे तो ये भाई आपका अवयव वाला हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। प्रत्यंग में होगा, आपको इसको तोड़ लीजिए, प्रति प्लस अंग हो जाएगा। अब प्रति है तो प्रति इसी तरह से रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अवयव है, तो ये आपका होगा अविभाव समास हो जाएगा। आमरण में कौन सा समास हो जाएगा, आ प्लस मरण होगा, तो आ तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका अवयव है, तो अवयव तो टूटेगा नहीं, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन होगा, अविभाव समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, देखिए जहाँ पे बताने लायक उसको हम बता के फटाफट निकल रहे हैं, और जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ पे हम रुक के लिख के समझाएंगे। यथाशक्ति में कौन सा होगा, यथा प्लस शक्ति हो जाएगा, तो ये आपका अविभाव समास होगा, डी वाला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन दिया, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा, तो आजीवन में क्या होगा, आ प्लस जीवन होगा, आ यहाँ पे अवयव है और प्लस जीवन हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा आपका अविभाव समास दिया गया। यथा संभव में आपका कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। अब फटाफट हमको बहुत तेजी से देखिए दोनों साइड से हम करते चलेंगे। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, तो ये आपका होगा, यानी कि पूर्व पद की बात किया जाए तो आपका अविभाव समास हो जाएगा। इसके बाद यह प्रतिमान में कौन सा समास होगा, तो आपका बी यानी कि अविभाव समास होगा। रातों रात में यानी कि किस तरह से रिपीट हो रहा, तो ये आपका अविभाव समास होता है। सेना नायक में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजकुमार के कौन सा समास होगा, तो ये तत्पुरुष, क्योंकि राजकुमार कह सकते हैं कि राजा का है जो कुमार, इस तरह से संबंध बता रहा है। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अब ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा, इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास। देखिए आजन्म में कौन सा होगा, पहले देखिए जो नहीं आपको आ रहा है यानी कि जो आ रहा है उसको पहले छांट दीजिए, तो आजन्म के में देखेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें तो भाई होगा यानी कि कह सकते हैं अविभाव समास होगा। इसके बाद अष्टाध्यायी दिया गया है, अष्टाध्यायी को हम बहुव्रीहि भी कहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे अर्थ के आधार पे देखा जाएगा, ये ध्यान रखिए। शीतोष्ण दिया है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आशातीत जो हो जाएगा, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद इधर देखा जाए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया धीरे धीरे वाला तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का दिया गया कि सरासर में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा अविभाव समास होगा। धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका अविभाव समास होगा। समास बताइए भरपेट में कौन सा होगा, भर प्लस पेट करेंगे अलग अलग नहीं होगा, यानी कि भर का भर ही रहेगा, वो आपका होगा अविभाव समास हो जाएगा। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट हो जाएगा, कहने का मतलब अलग होने का जब भाव आएगा तो वो आपका होगा अपादान होगा, और अपादान किस में आता है, तो तत्पुरुष समास में आता है। तो सी कहाँ पे दिया, यानी तत्पुरुष सी में यानी में दिया गया। राजपुत्र ये आपका होगा तत्पुरुष समास, संबंध वाला हो जाएगा। योगदान में आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 14 नंबर का दिया गया है, आगे पढ़ते रहिए, आप भी पढ़ते रहिएगा तो जल्दी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है, दिया गया है सी नंबर का। देखिए इसमें से प्राय उत्तर पद जो होता है आपका प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास का होगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, ये आपका सबसे पहले ऊपर पे भी आया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तो ये आपका होगा अव्ययभाव हो जाएगा। 22 नंबर दिया गया कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो अधिकरण नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया पुरुषोत्तम दिया गया है, देशाटन दिया गया है, कुल श्रेष्ठ होगा, और धर्मभ्रष्ट, तो पूछा है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट, धर्म में से जो भ्रष्ट हो जाए यानी कि अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ पे अधिकरण है यानी कि में के अर्थ में आना चाहिए, तो में के अर्थ में कौन नहीं आएगा, तो धर्म भ्रष्ट नहीं आ जाएगा, जबकि पुरुषोत्तम आ जाएगा, देशाटन आ जाएगा, कुल श्रेष्ठ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया कि युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, तो यहाँ पे तो वो तो पूछ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा समास है, तो बी नंबर का हो जाएगा, यानी कि आलुक वाला हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि 24 नंबर का बैलगाड़ी में समास हो जाएगा, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसमें भी कौन सा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें भी आपका हो जाएगा आलुक वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 25 नंबर की हम बात करने जा रहे हैं। 25 नंबर को देखा जाए तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा, तो बी होगा, यानी तत्पुरुष समास होगा। गंगा तट पर कौन सा समास होगा, यानी कि भजन कर रहे हैं लोग, तो कौन सा समास हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है वाचस्पति की समास का समस्त विग्रह है, तो ये आपका होगा आलुक में हो जाएगा। आलुक की पहचान क्या थी, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है उसको हम आलुक कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मनसी, मन में जन्म लेने वाला, मन के बाद आ गया मैं जो आपका आ गया, ये कारक चिन्ह है, तो तुरंत है, यानी कहने का मतलब होता है कि जिस समास में पहले शब्द के बाद ही अगर कोई कारक चिन्ह आता है तो उसमें आलुक आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका होगा वाचस्पति।
दिया गया है कि 28 नंबर का दिया गया कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत ही हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर दिया गया है परमानंद में समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है ये ध्यान रखिएगा, जैसे नीलगाय दिया गया है, प्रिय सखा दिया गया है, कृताकृत दिया गया है, विद्याभ्यास दिया गया है। तो इसमें विद्याभ्यास जो होगा, यानी इसमें जो विद्याभ्यास होगा वो आपका कर्मधारय नहीं होगा, जबकि नीलगाय यानी कि नीली है जो गाय, प्रिय सखा, प्रिय जो है सखा, कृताकृत ये हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है श्वेत पत्र इसमें हो जाएगा, यानी कि जो पत्र है वो श्वेत है, तो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि विशेष भी आ रहा है और विशेषण भी आ रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, यानी कि जिसमें समास ही नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि बी नंबर का दिया गया है कर्मकारक समास नहीं है, बाकी अविभाव समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास होगा। महाजन शब्द में समास की बात किया जाएगा, तो ये होगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लीजिए फटाफट। नील गगन, नीला है जो गगन हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। त्रिफला यानी कि 3 है जो फला, गाँव शहर, गाँव और शहर हो जाएगा। पतझड़ ये इस तरह से दिया गया तो आपका नील गगन हो जाएगा। 40 नंबर की बात किया जाए, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो इसमें दिया गया कर्मधारय समास दिया गया है। इधर कुछ क्वेश्चन छूटे थे, जैसे 26 नंबर का दिया गया यानी 29 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करते आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास का कौन सा शब्द आएगा, तो इसमें आ जाएगा शास्त्र प्रवीण। ये क्वेश्चन भी आया था ऊपर जब एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे उदाहरण के रूप में, वहाँ पे भी आया हुआ था। 30 नंबर का दिया गया है कि मदमाता में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, मृगनयन में समास कौन सा होगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, आपका पीताम्बर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीताम्बर में आपका कर्मधारय दिया गया, लेकिन अगर ये पूछा कि बहुव्रीहि किसमें है तो पीताम्बर में भी होगा, और इस तरह से देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने आप को मतलब आंसर देना है, ध्यान रखिएगा। गुरुदेव शब्द में समास कौन सा होगा, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। 40 नंबर का दिया है देव जो महान है, इसमें आपका होगा कर्मधारय समास होगा। देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, ये आपका उदाहरण में भी आया हुआ था, इसमें कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा कर्मधारय हो जाएगा। 43 नंबर का दिया गया है कि वचनामृत में समस्त पद का विग्रह करिए, इसको विग्रह करना है, तो अमृत रूपी वचन जो होगा उसको वचनामृत कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 44 दिया गया है कि कृताकृत में समास कौन सा होगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा। नीलांबर में शब्द में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा कर्मधारय समास होगा। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है ये पूछा गया है, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन प्रिय सखा, कामचोर, आजन, सहपरिवार। किसका पूछा है, कर्मधारय का, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे प्रिय सखा नहीं अपुति प्रिय सखा होगा, देखिए उसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रिय सखा होगा तब ये होगा सही। इसके बाद 47 नंबर दिया है कि परमेश्वर में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा कर्मधारय समास होगा। 53 नंबर की बात किया जाए, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बहुव्रीहि भी दे सकता है, बहुव्रीहि भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर अर्थ के हिसाब से देखेंगे तब यहाँ पे की हम बात कर रहे हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास, तो द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, चाहे वो पूर्व पद की बात किया जाए या उत्तर पद की बात किया जाए। 55 नंबर की बात किया जाए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसको आपको कहते हैं द्वंद्व समास। अभी ऊपर ही आया था 54 नंबर और 55 नंबर, तो क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जो आपका दिया है सतसई किस समास का उदाहरण है, इसमें आपका बहुव्रीहि भी आ जाएगा और द्विगु भी आ जाएगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसको द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि तिरंगा में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी विशेष देश के लिए आ जाए, जैसे भारत के तिरंगा यानी 3 रंगों का जो समूह होता है उसको तिरंगा तो कहते हैं, लेकिन विशेष अर्थ में अगर आ जाएगा तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दिया है 57 नंबर का, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं आपका बहुव्रीहि समास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन देख लीजिए। त्रिभुज यानी कि 3 है भुजाएं, जिसमें दशानन 10 है, आनंद यानी कि 10 है सिर जिसके, तो ये आपका रावण के लिए हो जाएगा। नवरात्र हो जाएगा, नवरात्रियों का जो समूह हो जाएगा। त्रिलोक 3 लोकों का समूह हो जाएगा, तो इसमें आपका दशानन हो जाएगा। जो आपका सही सबसे सटीक बैठेगा उसी को आपको लगाना है। 59 नंबर दिया गया कि 12 सिंगा शब्द में समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी किसी एक जानवर के लिए 12 सिंगा यानी कि जो शब्द है वो उसको माना गया। इसके बाद बात करते हैं इसमें
51 नंबर क्वेश्चन पे बात किया जाए, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसको कहते हैं आपको यानी कि द्विगु समास। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास होगा, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। अगर द्विगु नहीं दिया है तो वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से पूछा जा रहा है। ऑप्शन को आप देख लीजिएगा तभी टिक लगाइएगा, बिना ऑप्शन को देखे आप टिक लगाने की कोशिश ना करिए कि नहीं ये तो यही होगा, नहीं है इससे नहीं होगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए कि किस तरह से ऑप्शन सेट हो रहा है, कौन सा सबसे सटीक हो रहा है, इसके आधार पर ही आप इसको टिक लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 60 नंबर दिया गया है कि चक्रपाणी हो या चंद्रभाल हो या सुलोचना में कह रहा है कि क्रमशः समास कौन कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखिए दिया गया है कि सभी बहुव्रीहि हो, चक्रपाली हो या चंद्रभाल हो या सुलोचना, सभी आपका होगा, सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्न में से कौन सा चक्रपाली में प्रयुक्त समास होगा। ऊपर ये आया था तो बहुव्रीहि हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। बीड़ा पानी, दुमाता दिया है, लाल पीला दिया है, विद्याभ्यास दिया है, तो आपका बीड़ा पानी हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होता है, तो आपका चतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 68 नंबर पे आइए, निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है, ये पूछा गया है। दिया गया यथार्ह दिया है, प्रतिमास दिया है, प्रतिदिन दिया, आय व्यय दिया गया। तो आपका डी जो होगा वो आय और व्यय यानी कि आय व्यय नहीं होगा। अनुरूप में कौन सा समास है, ये पूछा गया है, तो ये आपका अव्ययीभाव समास, अनुरूप में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आजन में भी आपका अव्ययीभाव समास होगा, प्रतिदिन में भी आपका अव्ययीभाव समास होगा। तो ऐसे जब आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, किताब को किसी क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़े रहेंगे, तो जैसे ही वो आएगा तो आप बता देंगे कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर उसमें ऑप्शन से छेड़खानी किया गया तो आप थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है तो उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आते हैं चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास होगा, इसमें होगा अव्ययीभाव समास होगा। 73 नंबर दिया गया कि कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, चाहे नवग्रह की बात किया जाए, गाठ कर दिया गया, महात्मा हो या आमरण, तो यहाँ पे आमरण होगा क्योंकि आ का अर्थ मतलब होगा, क्योंकि आ को और किसी तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि अगर कोई एक नहीं आ रहा तो भी आप लगा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा। जैसे दिया गया है विदेश गमन, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। गिरिधर, गिरि को धारण यानी कि पर्वत को धारण करने वाले, देश विदेश के लिए द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशीघ्र के लिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके बाद 66 नंबर का दिया गया कि समास का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका होता है संक्षेप, यानी कि 2 शब्द दिया गया उसको आप छोटा करके लिख दीजिए तो उसी को आप समास कहते हैं। इसके बाद इधर दिया गया कि 73 नंबर का तो हो ही गया था। 74 नंबर दिया कि निर्विवाद में समास कौन सा होगा, तो आपका अव्ययीभाव समास होगा। 75 नंबर का दिया गया है कि आप बीती में समास कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 76 नंबर का दिया गया है कि मालगाड़ी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो माल के लिए गाड़ी, यहाँ पे समास नहीं समास विग्रह पूछा गया, तो माल के लिए गाड़ी हो जाएगा। लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास पूछा गया है, तो ये आपका होगा अपादान, क्योंकि अलग होने की बात हो रही है। 67 नंबर का पूछा गया कि यथाविधि में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा अव्ययीभाव समास होगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 78 नंबर दिया गया है कि तुलसीकृत में कौन सा समास दिया गया है, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। रथ चालक में का समासिक विग्रह किया गया, देखिए ध्यान रखिए कि समास पूछा है या समास विग्रह पूछा गया, तो रथ को चलाने वाले को रथ चालक कहते हैं। देशभक्ति में समास पूछा गया, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार का अंतर्गत आता है, इसको पूछा गया, तो ये होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। 88 नंबर क्वेश्चन दिया कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास होगा। मुंहतोड़ शब्द में समास होगा, मुंह को तोड़ने वाले को कहेंगे, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर्णकुटी यानी कि पत्ते से बनी हुई जो कुटी होती है उसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत लाया जाता है। 91 नंबर दिया कि गौशाला में कौन सा समास दिया गया है, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके 6 होते हैं तो 6 में से देख लीजिए कि 5 में है कि नहीं, चाहे अव्ययीभाव हो या बहुव्रीहि हो या द्वंद्व हो या द्विगु या कर्मधार, अगर ये पांचों नहीं है तो वो अपने आप तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 81 नंबर की बात किया जाए, दिया गया कि रसोई घर में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, तो ये होगा आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र नहीं है उसको, ठीक है, नेत्रहीन से यानी कि अलग होने की बात हो रही, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है पूछा गया, जैसे विश्वविख्यात दिया गया, आश्चर्यचकित दिया गया, विषधर दिया गया, हिमपात दिया गया, ये आपका होगा विषधर। 92 नंबर का दिया गया कठपुतली में कौन सा समास है, तो ये आपका होगा संबंध तत्पुरुष होगा। मनमाना में कौन सा समास होगा, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास होगा। सिंहद्वार शब्द में समास होगा, तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। शोकाकुल में आपका देखिए समास कौन सा पूछा गया, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास होगा। फटाफट करते चलिए। 96 नंबर का दिया गया है कि अकाल पीड़ित, अकाल से जो है पीड़ित, उसके लिए होगा तत्पुरुष समास। 97 का होगा निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। एक तरफा दिया गया है, धनंजय दिया गया है, आत्मनिर्भर दिया गया, वक्रतुंड, तो तत्पुरुष का पूछा गया तो आत्मनिर्भर। अब यहाँ
यहाँ पे धनंजय जो होगा वो बहुव्रीहि हो जाएगा। और अगर आप अर्थ के आधार पर देखेंगे तो इसमें कर्मधारय भी हो जाएगा। 87 नंबर का दिया गया है कि ध्यान मग्न में कौन सा समास होता है, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और इसके बचे हुए हैं तो क्वेश्चन को फटाफट देख लिया जाए। दिया गया है कि वनवासी शब्द में समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आगे दिया गया है कि सद्गति शब्द में समास होगा, यह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए समझ में आ गया ना। अब यहाँ से क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो 100 नंबर दिया है, पीताम्बर में कौन सा समास है, द्विगु दिया गया है, अविभाव दिया गया है, कर्मधारय दिया गया, बहुव्रीहि दिया गया। अब दोनों एक ही साथ आ गया, तो यहाँ पे इसलिए आंसर जो दिया गया है सी और डी। ऐसे को अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो फिर जो है कोर्ट में जाएगा, ऑब्जेक्शन होगा, फिर आपको वो दोनों पे नंबर देना होगा। इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन विवादित होते हैं तो या तो देंगे नहीं, या तो उनका सीधे मकसद रहेगा कि अगर उसमें बहुव्रीहि दिया है तो फिर आपको बहुव्रीहि को फोकस करना है। और इसमें कि देखिए सी सेट एग्जाम में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा पीताम्बर में कौन कौन सा होगा, कर्मधारय भी दिया गया है, बहुव्रीहि भी दिया गया है। लेकिन अगर आप बहुव्रीहि लगा देंगे, मान लीजिए कर्मधारय को नहीं लगाएं तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर विवादित हो गया, अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई दोनों को 2 नंबर, तो फिर दोनों को नंबर। लेकिन आपको अगर सबसे पहले देखना है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुव्रीहि को फोकस करना है। 101 नंबर दिया गया कि चरण कमल में समास कौन सा होगा, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद 108 नंबर दिया कि चरम में जगत में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। धर्म बुद्धि में समास पूछा गया तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। 110 नंबर में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक में कर्मधारय समास है, यह आपका होगा भुज दंड दिया गया। 111 नंबर का दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, यह होगा आपका अंधकूप हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को और फटाफट पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जिससे जल्दी हो जाए और हमें क्वेश्चन करवाने हैं। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास, यानी कि मिर्च जो है काली है उसकी विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे आपको फटाफट निकाल लेना है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी कि जो सही नहीं है। वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला। देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला होता है उसको देशाटन कहते हैं, इस तरह से देश निकाला भी कहते हैं। 104 नंबर दिया कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास होगा। अब यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है कि यानी कि जब 2-2 आ जाएगा तो घनश्याम में आपका ये भी हो जाएगा, कर्मधारय भी हो जाएगा, बहुव्रीहि भी होगा। ये ध्यान रखिए कि किस तरह से आप अर्थ निकाल लें या एग्जामिनर किस तरह से आपसे आंसर मांग रहा है, ये भी आपको डिपेंड करना पड़ेगा। 111 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। अंधकूप दिया गया है, गृह प्रवेश दिया गया, तिरंगा दिया गया, सुख दुख दिया, तो अंधकूप हो जाएगा। 112 नंबर का दिया गया है कि परमानंद में कौन सा समास है, तो ये पूछा गया है तो आपका होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। 113 नंबर का दिया गया कि नील गाय में कौन सा समास हो जाएगा, तो नीली है भाई गाय, तो जब उसकी विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमल, कमल जो है नीला है तो ये भी आपका कर्मधारय हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का जो समूह है, जो समूह की बात आती है तो वहाँ पे कौन सा हो जाता है, तो आपका वहाँ पे होगा आपका द्विगु हो जाता है। लेकिन यहाँ पे द्विगु तो पूछा नहीं, यहाँ पे समासिक विग्रह पूछा गया, तो 4 राहों का जो समारोह होगा उसको चौराहा पूछा गया। द्विगु समास में आपका कौन सा यहाँ पे उदाहरण होगा, जैसे राजा रानी दिया गया है, पीताम्बर दिया है, त्रिभुवन दिया गया है और भूदेव दिया गया, तो यहाँ पे त्रिभुवन जो होगा वो आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। 105 नंबर पे आते हैं, दिया गया सद्भावना शब्द में कौन सा समास होगा, तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास होगा, यानी कि पुरुष जो है वो महान है, उसके अर्थ की बात किया जा रहा है, यानी कि विशेषता बता रहा है तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। सज्जन शब्द में समास हो जाएगा तो ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, यानी कि सत्य प्लस जन, जो सज्जन है वो बहुत ही महान है, सत्य पे चलता सीधे। और उसके बाद दिया गया है कि पंचामृत में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आगे दिया गया है कि चौराहा का कौन सा समास है, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची की बात किया जाएगा तो ये आपका द्विगु होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा होता है, तो शताब्दी, 100 वर्षों का जो अवधि होता है, समूह होता है, उसे शताब्दी कहते हैं। 127 नंबर दिया है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसमें कौन सा समास होता है या क्या कहते हैं, तो द्वंद्व होते हैं। निम्न में से द्वंद्व समास कौन सा है, जैसे ऑप्शन दिया है शोकाकुल, सर्वोत्तम दिया है, वीर पुरुष दिया है, पाप पुण्य दिया है, तो इसमें होगा पाप पुण्य जो होगा ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। 129 नंबर दिया निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का, यानी कि द्वंद्व समास कौन सा शब्द है, इसमें दिया गया है तो आजकल हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 130 नंबर का दिया है कि कतार व्योत में कौन सा समास होगा, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास में, यानी कि कतार व्यात वाला होगा। जय पराजय में कौन सा समास होगा, तो ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। जो छोटे हैं फटाफट करते चलिए। 132 नंबर का दिया कि धनुष बाण में किस तरह का समास होगा, तो ये आपका द्वंद्व होगा। इसके बाद 122 नंबर पे आते हैं, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा, तो त्रिभुज में कौन सा होता है, तो द्विगु समास होगा। 123 नंबर की बात दिया गया कि द्विगु समास का उदाहरण है, तो ये आपका नवग्रह हो जाएगा। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है उसमें कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और पढ़ लीजिए। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास होता है इतरेतर द्वंद्व कहलाता है।
125 दिया है, निम्नलिखित शब्द में द्वंद्व समास होता है आपका, जैसे यथासंभव दिया है, यथासंभव तो आपका अविभाव समास का हो जाएगा। देशभक्ति तो ये आपका तो एक तरह से तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश विदेश हो जाएगा, देश और विदेश हो जाएगा। इसके बाद पीताम्बर दिया गया है तो सी हो जाएगा, यानी देश विदेश हो जाएगा। 126 दिया है, द्वंद्व समास में कौन सा हो जाएगा, लंबोदर दिया है, अंधकूप दिया है, नरनारी दिया है, शरणागत दिया गया, तो नर नारी हो जाएगा द्वंद्व समास। कुछ क्वेश्चन इधर भी बचा हुआ है, 134 नंबर का देख लिए, दिया गया निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास किसमें है, माता पिता, त्रिलोकी, जलचर, लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, तो ये गणेश जी के लिए हो जाएगा, तो ये आपका उनके लिए फिक्स हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। 135 नंबर दिया पंकज, ठीक है, पंकज के लिए क्या होगा, पंकज में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। पंक मलस होता है कि कीचड़ होता है, और जय में जन्म, यानी कि कीचड़ में जो जन्म लेता है कमल, उसके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा। दिया गया कि मृत्युंजय में कौन सा समास होगा, तो ये होगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कुसुमाकार में समास कौन सा होगा, तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। कूप मंडूक में किस समास की योजना है, यानी कि योजना यानी कौन सा समास है, सीधे सीधे बहुव्रीहि समास दिया है। निर्दय में समास कौन सा है, तो ये आपका होगा बहुव्रीहि समास। लंबोदर में अभी आया था, गणेश जी के लिए आता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 141 नंबर दिया गया, कमल नयन में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पतझड़ में कौन सा समास हो जाएगा, दिया गया है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। धनंजय में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 2 दिया गया है। धनंजय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ दिया गया है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव, तो इसमें होगा तत्पुरुष भी हो जाएगा और बहुव्रीहि, ध्यान रखिए। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सबसे पहले प्रायिकता किसको देना है, बहुव्रीहि को देना है। इसके बाद यहाँ पे 151 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास कौन सा होगा, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास। लड़की चौड़वी पहने है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो इसका होगा द्विगु समास होगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसको कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन, ये लास्ट पेज ही चल रहा है, तो इसके बाद देख लीजिए, यहाँ से लास्ट ही कर लेते हैं। जैसे 146 नंबर का दिया गया है, 146 दिया है चौराहा, चौराहे में समास हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। चरण कमल में समास की बात किया जाएगा तो कर्मधारय हो जाएगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें देखिए 2 तरह से दिया गया है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें दिया गया है कर्मधारय भी दिया गया है और आपका बहुव्रीहि भी दिया गया है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। शक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, आपका अविभाव समास हो गया। तो इस तरह से हमने इतना क्वेश्चन कराया, अभी हमको 125 क्वेश्चन लगभग और कराने हैं, तो वो भी इसी के साथ करा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले तो ये पूछा गया है, ऑप्शन देख लीजिए, राजकुमार दिया गया है, यज्ञवेदी दिया गया है, आजन्म दिया गया है, मैं पेन थोड़ा सा चेंज करता हूँ जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और आजन दिया गया है, ग्रामवासी दिया गया। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो भले आपको तत्पुरुष समास नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन को देखिए, इसमें देखिए कि कौन सा और हो सकता है। जैसे आजन, अगर आजन को आप लिखेंगे तो आजन किसका होता है, आजन में होता है आपका अविभाव समास का होता है, तो इसमें कोई एक ही निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा आजन जो होगा अविभाव का होगा, ये तत्पुरुष समास का नहीं है। बाकी राजकुमार होगा, यज्ञवेदी हो गया, ग्रामवासी होगा, ये आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। तो नीला कंठ किसके लिए हो जाएगा, शिव जी के लिए हो जाएगा, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। और इसमें श्वेत पत्र, पत्र जो है वो श्वेत है, यानी कि पत्र की विशेषता बताया जा रहा है, तो जब विशेषता बताएगा तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नंबर पे आते हैं, दिया गया कि परमानंद में समास कौन सा दिया गया है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। 7वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। अगर आप थोड़ा सा विस्तार से पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे अविभाव समास, ये तो समास का एक प्रकार है। कर्म कारक समास नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, कर्म कारक समास नहीं होता, कर्मधारक समास होता है। द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अगर आपको इसको कई बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8वां नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये किस में होते हैं, द्वंद्व समास, और किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी किसी तीसरे के अर्थ में आता है, वो आपका बहुव्रीहि होता है। तो एक के साथ जब कई और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। 9वां नंबर दिया गया कि किस समास में प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, तो ये आपका होता है द्विगु समास होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया कि गुरुदेव शब्द में समास होता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। दूसरा क्वेश्चन जो है गलत है, इसलिए हम इसको नहीं कराए हैं, बाद में आप इसको दिक्कत ना करिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
दिया गया है कि बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा होगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। महाजन शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। थोड़ा तेजी से चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा 125 क्वेश्चन है तो हमको जल्दी जल्दी कराना होगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान में होता है वो आपका होता है बहुव्रीहि। 12 नंबर का दिया है कि जलमग्न में शब्द में समास कौन सा होगा, तो ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। वज्रपाणी में कौन सा शब्द का समास हो जाएगा, ये आपका होगा बहुव्रीहि समास। पंचवटी शब्द में समास हो जाएगा आपका द्विगु होगा। अगर द्विगु नहीं इसमें तरह से एक तरह बहुव्रीहि भी हो सकता है, आप लगा सकते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन उसमें भी आया था। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास कौन सा होगा, ये आपका होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका होगा तत्पुरुष समास होगा। कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे रेखांकित में समास कौन सा होगा, यानी कि गुरु भाई में कौन सा समास होगा, ये इनका पूछने का मतलब है, तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास। लड़की चौड़ली पहने हैं तो इसमें कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसको कहा जाता है द्वंद्व समास कहेंगे। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं आपका बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होते हैं उसे कहते हैं आपका तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपको पता ही है कि यानी कि जहाँ पे अवयव आ जाए और उसका कोई बदलाव नहीं होता उसको अविभाव समास कहते हैं। धनुष बाण में किस तरह का समास है, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। अब इधर आते हैं, इधर के कुछ क्वेश्चनों को फटाफट करते हैं। जैसे 16 नंबर दिया है, 16 दिया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे शूलपाणी दिया है, यथाक्रम दिया गया है, हसमुख दिया गया है, हथकड़ी। अब यथाक्रम तो नहीं होगा आपका, यानी बहुव्रीहि नहीं होगा, तो यथाक्रम कौन सा होगा, तो ये अविभाव होगा, तो मतलब बी वाला तो नहीं होगा। शूलपाणी यानी कि शूल जिसके हाथ में पाड़ी यानी कि जिसके हाथ में शूल है, तो ये होगा आपका शूलपाणी, यानी ए वाला होगा बहुव्रीहि समास होगा। 17 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज, तो आपका डी वाला हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। 18 नंबर का दिया गया है कि प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका होगा अविभाव समास होगा। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उसमें समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं आपका द्विगु समास। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहेंगे, तो इसमें आपका कर्मधार हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, धनुष बाण में किस तरह का समास है, तो ये आपका होगा द्वंद्व समास। शोकाकुल में समास होगा आपका तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित यानी अकाल पीड़ित होगा तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जय होगा और पराजय अलग अलग दिया ना, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ये विकल्प वाला हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो पर्णकुटी शब्द का समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। सिंहद्वार शब्द में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कोषाकार में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। यथोचित, सभी में वही समास ही पूछा है, ध्यान रखिएगा। यथोचित में कौन सा समास हो जाएगा, आपका अविभाव समास हो जाएगा। नरभक्षी में कौन सा समास हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। जय पराजय भी ऊपर आया तो फिर से पढ़ लीजिए, जय पराजय में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका गणेश जी के लिए होता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तिरंगा शब्द में समास कौन सा होगा, द्विगु समास हो जाएगा। पंचकुटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका होगा द्विगु समास। परमानंद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। फिर इधर आके देखा जाता है नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका होगा बहुव्रीहि समास होगा। सप्तर्षि में हो जाएगा आपका द्विगु समास होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका होगा कर्मधारय। धनंजय में कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 49 नंबर में, निम्नलिखित शब्द में समास कौन सा बताइए, तो ये आपको देखिए पहले पढ़ लीजिए। शोकाकुल दिया है, सर्वोत्तम दिया है, वीरपुरुष दिया, पापपुण्य, तो आपको द्वंद्व समास पूछा गया, तो द्वंद्व में आपका होगा पापपुण्य हो जाएगा। यथो रुचि में कौन सा होगा, तो यथा आया यानी अविभाव आ गया, तो सीधे सीधे अविभाव हो जाएगा। 51 नंबर दिया गया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका संक्षेप होता है। 52 नंबर दिया गया है कि उपकुल में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका होगा अविभाव हो जाएगा। यथाशीघ्र शब्द में समास हो जाएगा, अविभाव हो जाएगा। चौराहा यानी चार राहों का जो समूह होता है उसको कहते हैं द्विगु समूह कहते हैं, द्विगु यानी कि द्विगु समास कहा जाता है। 55 नंबर दिया गया है कि निर्विवाद में समास कौन सा होगा, तो ये आपका होगा कर्मधार होगा। हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ यानी कि या तो हानि होगा या तो लाभ होगा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका द्वंद्व समास होता है वो आपका हो जाएगा। कतर वियोत में दिया गया है कौन सा होता है, तो इसमें होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। मनमाना में कौन सा हो जाएगा, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, बस आधे और हमको रह गए हैं।
56 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो वो होगा आपका आत्मनिर्भर हो जाएगा। चंद्रशेखर शब्द में समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो त्रिभुवन हो जाएगा। सौराहा भी फिर ऊपर आया ही था तो द्विगु हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है, तो कई बार पूछा जा चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यानी कि पीताम्बर हम किस रूप में ले रहे हैं, पीत है अंबर जिसका वह अर्थात यानी विष्णु दे दिया गया है। तो जब ऐसे कोई विशेष अर्थ के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी वाला सही होगा यानी बहुव्रीहि। 68 नंबर दिया कि पंचवटी में कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। घनश्याम के लिए कर्मधारय दिया गया है यहाँ पे, लेकिन अगर आप बहुव्रीहि भी लगा देंगे तभी गलत नहीं होगा। पीताम्बर में आपका दिया है बहुव्रीहि समास दिया गया है। यथाशक्ति में आपका अविभाव समास होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 61 नंबर का दशानन, दस है आनंद जिसके, तो वो किसका होगा, बहुव्रीहि समास यानी कि रावण का होगा। रोग पीड़ित, रोग से है जो पीड़ित, तो इसमें आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिमान में आपका हो जाएगा अविभाव समास। वीर पुरुष में होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहते हैं इसको, ये दिया गया है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप होता है। नंबर का दिया गया कि अनायास में समास होता है तो नय होता है। चंद्रशेखर में दिया गया है कि बहुव्रीहि समास होगा। रात दिन, रात और दिन इस तरह से करेंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा, रात या दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 77 नंबर दिया है कि बहन भाई, बहन और भाई है तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। 65 नंबर का दिया गया कि रसोई घर में कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। 66 नंबर दिया कि नील गाय, नीली है जो गाय, गाय जो है नीली, उसकी विशेषता बताया जा रहा है तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। 10 मुख, 10 अहम उसके मुख जिसके, 10 मुख किसके होंगे, तो रावण के होंगे, वो होगा आपका बहुव्रीहि समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा होगा, अविभाव समास होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होता है तो आपका तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित में यानी कि हाथों से कोई चीज़ लिखी गई है उसके लिए होगा तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र किसके, तो ये आपका द्विगु यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अगर आप बहुव्रीहि भी लगाएंगे तभी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि त्रिनेत्र किसके होते हैं, शंकर जी के, क्योंकि वही एक हैं जिनके त्रिनेत्र होते हैं, तो एक विशेष अर्थ के लिए ये आया हुआ है। भरपेट में कौन सा होगा, तो आपका होगा अविभाव समास हो जाएगा। आजन्म के यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आजन्म किसके लिए होता है, तो अविभाव होगा। धनहीन, धन से हीन यानी कि धन नहीं है, सब कुछ है लेकिन धन नहीं है, तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। स्वर्ग, स्वर्गगत, स्वर्गगत कर दिया गया है तो इसमें होगा तत्पुरुष समास होगा। पुस्तकालय में आपका अगर पूछा जाए समास कौन सा है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। दशानन में आपका पूछा जाए तो पूछा गया है तो आपका होगा बहुव्रीहि। त्रिलोचन में पूछा गया है तो बहुव्रीहि समास होगा। कमल नयन, कमल के समान जिसकी नयन है यानी आंखें हैं, तो ये आपका होगा कर्मधार हो जाएगा। अन्न जल, अन्न और जल की बात किया जाएगा तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। इधर आ जाइए 84 नंबर पे। 84 नंबर पे दिया गया कि आनंद मग्न, आनंद में है जो मग्न, वो आपका होगा तत्पुरुष समास। आनंद मग्न यानी कि आनंद मग्न, देखिए यहाँ पे भी 85 वाला भी दिया गया है तो दोनों एक ही साथ देख लीजिएगा। 86 नंबर दिया है कि वनवास में कौन सा हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। पंचवटी 87 नंबर का दिया गया है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। 88 नंबर का दिया गया पीताम्बर में आपका होगा बहुव्रीहि समास। नरोत्तम, नरों में जो है उत्तम उसको कहेंगे आपका नरोत्तम, तो यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। 100 नंबर का देखिए तो यहाँ पे दिया गया कि भरपेट तो अविभाव समास होगा। यथासंभव में अविभाव समास होगा। अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हो गए, बस 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो एक नंबर दिया गया कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्भुज देगा। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, कौन सा होता है, तो आपका द्विगु होता है। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष होता है। सप्तऋषि में समास कौन सा होगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, ये आपका होगा अविभाव समास होगा। 111 नंबर पे आ गए हैं। धीरे धीरे का समास कौन सा होगा, तो अविभाव समास होगा। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो ये आपका होगा तत्पुरुष समास। लेकिन चक्रपाणी जो होता है ये आपका बहुव्रीहि भी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 113 दिया कि चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है, तो ये आपका होगा सभी बहुव्रीहि हो जाएंगे। देखिए ऊपर 112 देखिए और 113, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अगर चक्रपाणी के लिए बहुव्रीहि लगा देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। 114 नंबर दिया कि पंचानन में कौन सा समास होगा, तो ये आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास हो जाएगा, तो अविभाव समास हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिवेणी में शब्द में कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास है। चौमासा शब्द में समास है तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। इधर से देखिए 110 नंबर का समास बताइए, भरपेट में कौन सा होगा, तो अविभाव समास होता है। सतसई शब्द में कौन सा समास होता है, तो ये आपका द्विगु होता है। गंगा जल शब्द में समास कौन सा होता है, तो अतत्पुरुष होता है। वाचस्पति के लिए पूछा जाएगा तो आपका होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अजातशत्रु के लिए कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा है तो अजातशत्रु, यानी एक विशेष अर्थ के लिए आ जाएगा यहाँ पे।
119 नंबर की बात किया जाए तो युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। तो यहाँ पे तो वो तो पूछा नहीं है, लेकिन इसमें एक तरह से समास पूछा गया है, तो ये आपका होगा अलुक तत्पुरुष समास। अलुक में हमने बताया था कि जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं तो उसको हम कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। 120 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे त्रिभुज दिया गया है, दशानन दिया गया है, नवरात्र दिया गया है, त्रिलोक दिया गया है, तो यहाँ पे दशानन हो जाएगा। पथभ्रष्ट के लिए हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी के लिए हो जाएगा, अगर आपको देखना है यहाँ पे 122 नंबर का हो जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि नील गगन दिया गया है, त्रिफला दिया गया है, पतझड़ दिया गया है और गांव और शहर दिया गया है। तो नील गगन जो हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। 124 नंबर का दिया गया कि देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा ये आपका होगा कर्मधारय समास। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 600 से अधिक क्वेश्चन हमने करवाया है। बाकी क्वेश्चनों को हमने समझाने की कोशिश किया है, तो आप किसी और किताब में पढ़ेंगे तो इसी 600-700 में से ही वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज का समास का जो टॉपिक था, इसको एक बार और आप पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और जिस शब्द में आपको समझ में नहीं आया कि इसमें क्या होगा कैसे होगा वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते। तो इसी तरह से बने रहिए, बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।